ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं और श्रेया वीरू और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। मार्केट में देखिए, क्लियरली आज सुबह हमारी बात हुई थी कि आपको शायद दो स्विंग मिलेंगी। एक होगी जो हायर लेवल पर रिजेक्शन मार्केट देगा और एक होगा लोअर लेवल पर बाइंग। और अगर वो दो स्विंग आपको मिल जाए तो तीसरी स्विंग की ज़रूरत नहीं है। दो स्विंग मार्केट ने दी, सुबह खुलते ही एक रिजेक्ट किया 23,300 से फिसले, फिर लोअर लेवल पे 23,100 को डिफेंड करके वापस 23,350 तक आए ऑलमोस्ट, और वहाँ से फिर फिसले। लेकिन इशू यही कि वापस हम एक बार 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से फिसलते हुए, हालांकि आज दिक्कत निफ्टी की नहीं है, आज दिक्कत ज़्यादा मिड कैप्स की है। निफ्टी अब रेंज को होल्ड कर रहा है, लेकिन वापस दिक्कत जो है वो पूरी की पूरी मिड कैप और स्मॉल कैप में, और आज भी काफ़ी एक्सीडेंट्स इस पूरे दिन आपको देखने को मिले ही हैं। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा फिर कैसे रहता है। विदुश्री, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है उस पर नज़र रहेगी। हालांकि आज पोर्टफोलियो में पेन देखने को मिल रहा होगा सबसे ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में, जिस तरीके से बिकवाली हावी हुई है। आगे अब क्या लग रहा है मार्केट में, क्या टेक्सचर रह सकता है, कौन से लेवल्स अभी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? देखिए, लेवल के हिसाब से तो 10 डे और 20 डे की हमने बात की ही है श्रेया, लेकिन आप निफ्टी का चार्ट देखिए। मार्केट ने आज आपको दो बार मौके दिए, दो बार रैली हुई और दोनों बार फेल हुई। एक तो सुबह खुलते ही रैली हुई, वो फेल हुई, उसके बाद लोअर लेवल से रिकवरी, फिर फेल हुई, और हर रैली में अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो पैसा बन रहा है। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ ये हुई कि लोअर लेवल से रिकवरी भी आई एक, और अच्छी रिकवरी आई लोअर लेवल से इंट्राडे में। तो अप्रोच वही है हमारी कि अगर आप इस रेंज में दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं कर सकते तो अवॉइड करिए। हाँ, अगर रीसेंट लो टूटा जो 22,900 समथिंग का है, अगर वो टूटा तो उसके बाद 22,970 का, तो फिर उस मुझे लग रहा है कि दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है। जब तक आप 23,500 को क्रॉस ना करें, किसी रैली पे भरोसा मत करिए। और एक चीज़, किसी रैली में फ्रेश मत फंसिए, फ्रेश लेने की गलती मत करिए किसी रैली में, क्योंकि वो फंसाने वाली रैली होगी आपके लिए। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, एक रेंज है छोटी सी, उसमें ट्रेड कर रहा है, काफ़ी वॉलेटाइल इंडेक्स, उसको ट्रेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज भी देखिए बैंक निफ्टी ने किस तरीके से आपको 500 पॉइंट की रेंज में 3 बार स्विंग दिए, तो वो सबके लिए नहीं है। लेकिन निफ्टी पर क्लियरली अभी के लिए दोनों तरफ की ट्रेडों ने काम किया है, लेकिन ज़्यादा बड़ा टेक्सचर अभी भी सेल ऑन रैली का ही है। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन? गुड आफ्टरनून। देखिए अनुज, एक सेक्टर में शायद इसको आज से और मेरे ख्याल से पिछले 5 दिन के इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखो अनुज, और क्लोजर टू बजट जो कि स्टेबल विद द पॉजिटिव बायस लग रहा है, जिसका बाजार की वोलेटिलिटी का बहुत इम्पैक्ट नहीं है अनुज, वो है निफ्टी, एफएमसीजी और एफएमसीजी स्टॉक्स। लुक एट ब्रिटानिया 1.5% ऊपर अनुज, ये करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 50 डेमा के ऊपर ट्रेवल कर रहा है 17 अक्टूबर के बाद। और इस बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज ने पूरा एक वक्त दिया, 13 नवंबर से लेकर अब तक ये डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप जरा इसका ओआई इंटरेस्ट और ओआई बिल्डअप देखिए अनुज, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल। और एक और चीज़, पुट राइटर्स धीरे धीरे इसके साथ ऊपर भी आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आज की इसकी 5,000 की पुट में राइटिंग है, तो एफएमसीजी में इसका ओपन इंटरेस्ट देखिए 3% बिल्डअप हुआ। तो बाजार की वोलेटिलिटी का बहुत इंपैक्ट नहीं है, एक डायरेक्शनल मूव यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। उसके बाद आप स्क्रीन पे लिखाइए आज आईटीसी। हालांकि आईटीसी अमूमन बजट से पहले थोड़ा सा सिंक होता है, थोड़ा सा स्केप्टिकल रहता है, डरा हुआ रहता है, लेकिन स्टिल आज इसमें एक बाइंग है। आज अपने दो की एवरेजेस को पार किया, अगेन एक बड़े पैमाने की शॉर्ट कवरिंग, 9.5 लाख से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में जुड़े। और तीसरा स्टॉक लेके आऊंगा, दैट्स टाटा कंज्यूमर। अभी हमने ब्रिटानिया की बात करी, बेस बनाया, 1020 पार किया, 200 डेमा को पार किया। ये टाटा कंज्यूमर ब्रिटानिया से भी एक पायदान आगे है। और अगेन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत सब्सटेंशियल स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, लेकिन हाँ, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे अच्छी है, 1/4% बिल्डअप हुआ है। और ये अब अपने ऑलमोस्ट 1003 के आसपास इसका 100 डेमा प्लेस्ड है, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग। तो अनुज, आज जिस स्पेस में बाइंग सस्टेन कर रही है हायर लेवल्स पे, और मेरे ख्याल से क्लोजर टू बजट, मैं एफएमसीजी को थोड़ी तवज्जो दूंगा अनुज। बिल्कुल भी, एफएमसीजी में क्लियरली एक आपको बाइंग इंटरेस्ट दिखाई देगा आज भी। अब श्रेया के पास चलते हैं और जानते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का आज का क्रम। श्रेया।
जी, जिस तरह से वोलेटिलिटी देखने को मिली है बाजार में, शुरुआत करते हैं मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। क्या कुछ एक्शन यहाँ पे देखिए, डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक आज 4.5% से ज़्यादा टूट कर कामकाज कर, रिजल्ट पसंद नहीं आए, बाजार को ट्रेंड पर तगड़ा झटका लगा है, 3.5% से ज़्यादा टूटा। सिप्ला टूट कर रहा है कारोबार 2.5% के करीब। अपोलो हॉस्पिटल से भी नहीं हो पाया, 2% से ज़्यादा टूट कर किया है इसने कामकाज। इसके अलावा साइएंट क्लियरली आज एक्सीडेंट ऑफ द डे 21% से ज़्यादा टूट गया, इस पर तगड़ा डेंट। सिंजीन में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 6%। प्रेस्टीज स्टेट्स भी गिरावट का शिकार हुआ 5.5%। और ऑयल इंडिया पर भी बिकवाली हावी 5.25% के करीब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कुछ काउंटर्स जहाँ पे तेज़ी, जैसे कि वीरू सर भी मेंशन कर रहे थे आप, एफएमसीजी सेक्टर को थोड़ा वोलेटिलिटी से उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एचयूएल एक काउंटर यहाँ पे 2% से ज़्यादा तेज़ होकर किया है, इसने आज के सत्र में कामकाज कर रहा है। आयशर मोटर्स ने हिम्मत दिखाई आज, 2.25% से ज़्यादा यहाँ पे खरीदारी। ब्रिटानिया उछलकर कारोबार कर रहा है 2.25% के करीब। ग्रासिम भी, इसमें भी खरीदारी आपको देखने को मिल रही है, 1.5% से ज़्यादा उछल कर कामकाज कर रहा है। एम्फेसिस कॉमेंट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद आई बाजार को, तो यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता हुआ 3% से ज़्यादा, इनफैक्ट 3.5% से ज़्यादा यहाँ पे उछाल। आईएक्स में भी खरीदारी 2.25% के करीब, और परसिस्टेंट सिस्टम्स तेज होता हुआ दिखा 1.5% के करीब। और मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा में भी 2.25% की तेजी यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है। अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे पैनल से आपको मिलवाते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सिद्धार्थ भामरे जी, टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपके काम आय कराने के लिए हमारे साथ मौजूद है गाबा सर, राजेश सातपुते, अमित सेठ, रचना वैद्य, कविता जैन और स्नेहा सेठ। 2:20 पर मिताली बताएंगी साइएंट क्यूबन एक्सीडेंट ऑफ द डे, वही दीपाली बताएंगी एम्फेसिस में क्यों आई शानदार रिकवरी। 2:30 बजे कल और सोमवार को आने वाले नतीजों पर फोकस करेंगे, आशीष बताएंगे कैसे रह सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे। विवेक अय्यर बताएंगे आपको एनटीपीसी के नतीजों का अनुमान, वही कंचन बताएंगे कैसे रह सकते हैं टाटा स्टील और कोल इंडिया के रिजल्ट। 2:40 पर सुदर्शन बताएंगे तीसरी तिमाही में कैसे रह सकते हैं ऑटो सेक्टर के नतीजे। 2:56 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान जी। 3:10 पर अनुज सर से जानेंगे स्ट्रैटेजी कल के लिए, साथ ही 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। चलिए फिर हम हमारे पैनल के पास चलते हैं और आज की ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आप। यस, गुड आफ्टरनून। आज स्टॉक मुझे पसंद है, वो है ब्रिटानिया। बिल्कुल अच्छी तेजी है, यहाँ पर सेटअप अब भी सही है। ट्रेड कर रहा है 5098, स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 5065 पर, करीब 30-35 रुपए का स्टॉप है। ऑन द अपसाइड टारगेट 5150। मोमेंटम है और पिकअप होगा ब्रिटानिया में, ऐसा लगता है। ओके, ब्रिटानिया इस वक्त स्ट्रॉन्ग स्टेबल डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, मोमेंटम अच्छा है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र, देखिए नजर एफएमसीजी स्टॉक्स पे ही है। ब्रिटानिया टॉपिक था, इसके बाद कोई अच्छा लगता है वो है नेस्ले। नेस्ले का चार्ट देख के लगता है ये जो 2210 का लेवल है, ये इसके लायक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन के उभर आ रहा है। एज फार एज द स्विंग ट्रेडिंग इज कंसर्न, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वीरेंद्र, वो रहेगा 2190 का। और जो प्रोजेक्शन यानी स्विंग टारगेट है वो करीबन 2280 का होगा। 2280 से 2300, ये मुझे लगता है नेस्ले का टारगेट होगा। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए नेस्ले और एफएमसीजी का काउंटर नेस्ले। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रही हैं? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से रहेगा एमसीएक्स का शॉर्ट फ्यूचर्स पे 5800 के ऊपर ये जब जाएगा, मेरे हिसाब से रैली फेल होनी चाहिए समवेयर बिटवीन 5800 एंड 5850। तो हम ऐसे लगाएंगे 5870 पे और इसको शॉर्ट करेंगे। डाउन साइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 5640 और उसके बाद 5600। ओके, यहाँ पर आपका M6 शॉर्ट है और डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके M6 ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक काम कीजिएगा, सारे के सारे इस पूरे पैक को ही फायर कर दीजिएगा। M6 में सॉफ्टनेस है और डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। कविता जी के पास चलते हैं। अब कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? Very good afternoon, Viren ji. Good afternoon, everyone, and wishing you all a very happy Republic Day in advance. अभी मैं वो काउंटर्स देखना चाह रही हूँ जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। अपार्ट फ्रॉम एफएमसीजी, आयशर मोटर्स पर अगर आप देखें तो एक अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है। कल भी काउंटर ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आज 5198 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है।
ऑन अ डेली चार्ट देखें तो एक अच्छे रिट्रेसमेंट के बाद काउंटर ने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन फ्रेम किया है एंड इवन ऑन सॉफ्ट वेरी स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखें तो राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है। तो ये स्ट्रेंथ तब तक बनी रहेगी अंटिल काउंटर 5140 के लेवल को होल्ड किए हुए है। अपर साइड 5260 एक रेजिस्टेंस होगा, वंस अगर उसे निकाल देता है तो 5350 तक के लेवल की तरफ जा सकता है। तो 5250 के प्राइस टारगेट के लिए आप इसे ले सकते हैं 5140 के स्टॉप लॉस के साथ। आशा मोटर्स में अच्छी तेजी फिलहाल 1.5% उछल कर रहा है कारोबार। स्नेहा जी गुड आफ्टरनून, आपकी क्या पिक होगी आज की? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखिए मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है ही, और मेरी जो पिक है वो सेल साइड पर है, दैट इज ऑन डीएलएफ। अगर आप डीएलएफ देखें तो नियरली 1.5% नीचे है। स्टॉक एक सपोर्ट ले रहा था रिसेंटली अराउंड 710 के आसपास, और अगर आज का डेटा देखें तो फ्रेश राइटिंग दिख रही है इन कॉल ऑप्शंस, और उसके साथ ही पुट्स में अनवाइंडिंग दिख रही है। तो वो चीजें देख के लग रहा है कि जो 700 का इमीडिएट सपोर्ट ले रहा था ये काउंटर ब्रीच कर सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर सेल किया जाए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 724, और डाउन साइड में जो टारगेट रहेगा 677 के टारगेट के लिए यहाँ पे सेल की रिकमेंडेशन है। तो सेल साइड की ट्रेड फिलहाल डीएलएफ में और 724 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको चलना है इसमें। एक बार एम्फेसिस का चार्ट लेके आइए। कॉन कॉल के बाद अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है 3.25% के करीब। अनु सर, सुबह आपने एम्फेसिस को ग्रीन सेक्टर में लिया था अपने पिक्स में, उसके बाद खुला तो रेड में था, लेकिन शानदार तेजी यहाँ पे, मतलब जिसने इसको रखा होगा काफ़ी अच्छी कमाई हुई होगी उसकी। देखिए श्रेया, मैं ग्रीन और रेड ना उस बेसिस पर लेता हूँ कि इन्वेस्टर को या ट्रेडर को क्या करना है। इस बेसिस पर नहीं कि स्टॉक खुलेगा कहाँ, स्टॉक खुलेगा कहाँ ये सबको पता होता है नंबर के बाद। आज मैंने जब सुबह एम्फेसिस ग्रीन में लिया था, मेरा ग्रीन लेने का लॉजिक यही था कि आज अगर आप इसको नीचे खुलने पे शॉर्ट करेंगे तो फंसेंगे, और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है कि ये स्टॉक आज इस तरीके से रिकवरी इसने दिखाई। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी जो स्टॉक है उसमें कितनी पोजीशनिंग है। कल भले ही स्टॉक 4% भागा था तो सुबह 4% वो गिरा, उसके बाद उसकी पोजीशनिंग लाइट हो गई, एज इट इज़ हो गई। लेकिन इसके बाद क्या होना है ये इंपॉर्टेंट था। और मैंने जो एक चीज़ कही थी सुबह, और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि इस तरीके से यहाँ पर रिकवरी आई है, कि आगे की आप वो देखिए, ट्रेजेक्टरी देखिए, रिकॉर्ड डील विंस थी, और प्रेस रिलीज में भी मैनेजमेंट ने कहा था कि ये आगे जाकर चीज़ें अच्छी होंगी। तो इसके लिए मुझे फ्रैंकली हैरानी नहीं है। अब आप इसको चाहें तो कह दें कि कॉन कॉल में चीज़ें पॉजिटिव आ गई थी, इसके लिए आ गई, वो रिकवरी आनी थी एम्फेसिस में। और वैसे भी कल आपने देखा था कोफोज में, कल और परसों कोफोज में और परसिस्टेंट में किस तरीके से मूव्स आए हैं, है ना। और इसके बाद मतलब फ्रैंकली आई एम नॉट सरप्राइज कि ये स्टॉक इस तरीके से यहाँ रिकवर हो रहा है। और पूरे अर्निंग सीजन में मेरे ख्याल से अगर सबसे ज़्यादा एक पैसा बना होगा किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में तो वो एम्फेसिस बना होगा, क्योंकि बाकी सब में तो क्या होता है, या तो गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है। इस केस में हमारी बात हुई थी कि इस स्टॉक को, इसीलिए मैंने आज सुबह एक चीज़ और भी कही थी कि मैं एक बोल्ड कॉल ले रहा हूँ और एक मैं थोड़ा सा एंटी कंसेंसस कॉल ले रहा हूँ कि एम्फेसिस को ग्रीन में रखिए और रेड में मत रखिए। स्क्रीन पे 3016 पे तो एक स्ट्रॉन्ग मूव जो सुबह कॉल ली गई थी उसी के मुताबिक इसने मूव भी दिया, और अभी भी स्ट्रॉन्ग मूव लेके 3.17% की मूव के साथ डिहाई की ट्रैजेक्टरी में। लेकिन इस बीच आप निफ्टी बैंक लेके आइएगा। अब हम टिक बाय टिक चार्ट्स में डे लो की तरफ बढ़ते हुए, और यस, डे लो सुबह मॉर्निंग स्विंग लो था करीब 48,360 का। अब हार्डली 90 पॉइंट का डिफरेंशियल वहाँ से बचा है, नहीं 90 भी नहीं, अब तो 40, 50, 60 अंक ऑलरेडी बचे हुए यहाँ पे। अनुज जी, कुछ देर पहले मैं वाइज देख रहा था, FMCG के चार्ट्स को देख रहा था। अनुज, ये हम बात भी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से कि एग्जैक्टली FMCG काउंटर्स में ये बाजार गैस करने की क्या कोशिश कर रहा है। मतलब डिमांड को पुश देने के लिए कुछ बजट में महत्वपूर्ण, कुछ प्रभावशाली हो सकता है क्या ये वही है? पॉसिबल है वीरू, क्योंकि अगर मार्केट को लग रहा है कि अगर कुछ होगा बजट में तो वो कंजम्पशन से रिलेटेड ही होगा, शायद इसके लिए वो इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन आई थिंक बाकी जब एक्चुअल बजट आएगा उसके बाद देखेंगे। लेकिन ये मार्केट में होता रहेगा, सेक्टर रोटेशन, कभी FMCG, कभी फार्मा, कभी IT। जब तक मार्केट इस सॉर्ट ऑफ रेंज में है, आई थिंक ये बीच बीच में चीज़ें होती नहीं। मार्केट एक लाइन में तो गिरेगा नहीं, कोई ना कोई सेक्टर तो कभी ना कभी बीच में स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो आज थोड़ी सी इस वजह से शायद हो सकता है FMCG में भी स्ट्रेंथ रही हो।
एफएमसीजी 56,133 पे इंडेक्स अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता है। मीनवाइल निफ्टी बैंक एट डे लो। सिद्धार्थ भामरे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अब सिद्धार्थ, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सिद्धार्थ, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी और वो जो एक अमूमन होती थी ना प्री बजट रैली, वो इस बार इस बाजार में बिल्कुल परसिस्ट नहीं कर रही है ही नहीं, उसकी गुंजाइश भी शायद नहीं है। 100 पॉइंट के पुल बैक्स नहीं टिकते। सिद्धार्थ, मार्केट पे आपकी रीडिंग क्या कह रही है और इस वक्त आपकी बाय रिकमेंडेशन आज के लिए क्या है? थोड़ा सतर्क रहूंगा मैं मार्केट पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट से दूर हो जाना चाहिए। देखिए, ये मार्केट रहता है वीरू और अनुज की जिसमें आप पोर्टफोलियो बनाते हो, वरना एक तेजी के मार्केट में तो महंगा ही खरीदना पड़ता है। और अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा रैशनलाइजेशन हुआ है, खास करके लार्ज कैप्स में। तो ओवरऑल मार्केट मुझे लगता है कि थोड़ा रुझान, अगर आप यूएस से भी ले, जहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आना चाहिए और सभी दूसरे देशों को भी इंटरेस्ट रेट नीचे करना चाहिए, तो इसकी वजह से फिर से हम डॉलर में तेजी देख सकते हैं। बॉन्ड यील्ड्स अगर वहां गिरेगी तो बॉन्ड का डिमांड बढ़ सकता है, तो लिक्विडिटी डेट की तरफ इंटरनेशनली ज्यादा जा सकती है, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी पे भी इम्पैक्ट होगा, बिकॉज पिछले 1.5-2 साल की जो एसआईपी रिटर्न्स है वो कुछ खास नहीं है लोगों के, तो कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी तो डेफिनेटली रहेगी न्यू फ्लोज के लिए। तो इमीडिएटली एक बहुत अपसाइड नहीं दिख रहा है मार्केट के लिए, लेकिन दिस आर द मार्केट्स वेयर मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लार्ज कैप टाइप्स स्टॉक्स में डालना चाहिए। कुछ स्टॉक जहां मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि क्या बाय करना चाहिए, तो 2 लार्ज कैप स्टॉक अभी हम जो हाईलाइट कर रहे हैं, एक बजाज ऑटो है और एक एचडीएफसी लाइफ। बजाज ऑटो में हमने देखा है कि अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, और क्योंकि बजाज ऑटो के नंबर्स ज्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है और वहां से डॉलर का इजाफे का भी एक अच्छा फायदा हो सकता है। डोमेस्टिक नंबर्स भी बजाज ऑटो के कुछ खराब नहीं थे, और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी मेंटेन की है कंपनी ने। तो मुझे लगता है कि बहुत ही माउथ वाटरिंग लेवल्स है। वैल्यूएशंस पे हमेशा बजाज ऑटो, हीरो और टीवीएस से एक्सपेंसिव ही ट्रेड हुआ है, तो अगर पीयर कंपैरिजन करेंगे तो शायद इतना अट्रैक्टिव नहीं लगे, लेकिन आप हिस्टोरिकल कंपैरिजन करें उसके वैल्यूएशंस के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी बनती है बजाज ऑटो में। इंश्योरेंस स्पेस, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस जो हम काफी एक्टिवली ट्रैक कर रहे हैं वीरू, वहाँ पे पिछले 1.5-2 साल में काफी नेगेटिव न्यूज रही है और एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड इन प्राइस, और यहाँ पे भी हमें वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रही है। स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी लाइफ, प्रो आईसीआईसीआई लाइफ, जिसके नतीजे इतने खास नहीं थे, बट वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से हमें अच्छा लग रहा है। ओके, मीनवाइल निफ्टी बैंक एट डे लो 48,346 पे ट्रेड करता हुआ। अभी सिद्धार्थ जब टिप्पणियां अपनी कर रहे थे मेरे प्रश्न के उत्तर में, तभी करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि डे लो लगाया इसने, डे लो। और निफ्टी भी सुबह का स्विंग लो था करीब 23,102, अभी 23,125 पे है, तो प्रेशर बढ़ रहा है। सिद्धार्थ, ये बैंक्स, एचडीएफसी बैंक को देखिए, अपने नंबर्स के बाद कोलैप्स, सब्सटेंशली कोलैप्स हुआ। इस अर्निंग सीजन में अब तक जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी थी वो कोटक के नंबर्स के साथ थी, बट अदरवाइज एक्सिस इज सिंकिंग। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई को देखिए आप, इंडसइंड बैंक, सब सिंक हुए हैं। अभी बैंक्स पे आपका टेक क्या है? आपका हाउस व्यू बैंक्स पे क्या है इस वक्त? क्या इस डिप को यूज करना चाहिए या फिर अवॉइड करें अभी? बैंक्स अगर आप देखो तो बीच बीच में आउट परफॉर्मेंस के पैचेस रहे हैं वीरू, लेकिन फ्रॉम 2 years पर्सपेक्टिव से बैंक निफ्टी हैज अंडर परफॉर्म्ड निफ्टी बाय बहुत एक वाइड मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया है। क्रेडिट ऑफटेक में जो स्लो डाउन हम देख रहे हैं, प्लस रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ाने की बातें हो रही है, अर्बन ऑफटेक। और क्या हुआ है वीरू कि पिछले कुछ सालों में मोस्ट सभी बैंकों ने अपना जो लोन बुक है वो ज्यादातर रिटेल के बेसिस पे डिपेंड करवाया है, और अब हम देख रहे हैं कि रिटेल क्रेडिट ऑफटेक में ज्यादा स्लो डाउन आ रहा है, खास करके पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ऑफटेक में। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड का जो ऑफटेक है वो 16 मंथ लो पे है, जो मंथली फिगर्स क्रेडिट कार्ड के आते हैं। तो क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक लो है, उसके वजह से, और आपके इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बैंक से हाई चल रहे हैं। तो बोथ फ्रॉम क्रेडिट ऑफटेक और मार्जिन से बैंक्स कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है, और ये इन्वेस्टर्स अच्छे से जान रहे हैं, और इसलिए खरीदारी यहाँ पे आ नहीं रही है। और जब मार्केट नीचे जाता है तो हम देख रहे हैं कि
बैंकिंग काफी अच्छा करेक्ट हो रहा है। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन अभी तक मार्केट को कुछ ऐसे रीजंस नहीं दिख रहे हैं जिसकी वजह से बाइंग स्टार्ट हो जाए। तो जो इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड रहे हैं, लेकिन आई बिलीव दिस इज नॉट अ सेक्टर जहां पे आपको अल्फा क्रिएट होगा इन इमीडिएट 1 or 2 quarters। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन बाजार को रीज़न नहीं दिख रहा जहाँ पे वहाँ पे खरीदारी बने, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए मिड कैप आईटी आज फिर बाजार के फोकस में बना हुआ है। साइंट को देख लीजिए, आज एक्सीडेंट ऑफ द डे है। वहीं एम्फेसिस में आज जोरदार तेजी है। नतीजों के बाद साइंट में भारी गिरावट, जैसा कि मैंने बताया 21% से ज़्यादा गिरकर कारोबार कर रहा है। और दूसरा एम्फेसिस जिसमें निचले स्तरों से 10% की रिकवरी आई है। क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ है दीपाली राणा और मिताली जैन। सबसे पहले मिताली, आप बताइए कि क्यों है आज साइंट एक्सीडेंट ऑफ द डे? Q3 के रिजल्ट्स के बाद कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे जहां पे स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। रीजंस प्रमुख रहे हैं कि डिजिटल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जो सेगमेंट में है, यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी स्लो रही, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक कंसर्निंग फैक्टर बन चुका है। साथ ही FY25 के लिए कंपनी ने यहाँ पे जो गाइडेंस दी है वो फ्लैट से -2.7% तक घटा दी है, और जो EBIT मार्जिन है उन्हें भी 16% से कम करके 13.5% के गाइडेंस दे दी गई है। एक और बड़ी खबर यहाँ ये है कि जो CEO है कार्तिकेय नटराजन, उनका अचानक से इस्तीफा देना, सिर्फ 2 साल के टेन्योर के बाद ही उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। इसके अलावा JP मॉर्गन ने भी कंपनी को यहाँ पे डाउनग्रेड रेटिंग दे दी है न्यूट्रल की, और टारगेट जो है वो रिड्यूस करके 1750 पर कर दिया गया है। तो इन सब डेवलपमेंट्स के बाद साइंट में आज काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, साइंट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट, इस पर चार्ट चेक भी लेंगे, लेकिन पहले चलते हैं दीपाली जी के पास। एक एम्फेसिस की जो कॉन कॉल है उसके मैनेजमेंट ने ऐसा क्या कह दिया जिससे शेयर में पंख लग गए? दीपाली जी बताइए। थैंक यू श्रेया। और अगर एम्फेसिस के आज शुरुआत की बात करें तो जो ड्रॉप हम देख रहे थे उसके पीछे 2-3 इंपॉर्टेंट रीजंस थे। एक तो जो रेवेन्यू ग्रोथ रही थी वो एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रही थी। सिर्फ 0.7% की ग्रोथ ही सीक्वेंशियल बेसिस पर रेवेन्यू में रही थी। नेट प्रॉफिट भी सीक्वेंशियल बेसिस पे से 1% ग्रो हुए थे, और साथ ही जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे वहाँ भी बहुत मार्जिनल डिप देखने को मिला था। तो इसीलिए कोई एक्साइटमेंट नंबर्स में नहीं दिखाई दी थी, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर था। लेकिन जब अर्निंग कॉल हुई उसके बाद एक रिकवरी आते हुए दिखाई दी, और उसके पीछे इंपॉर्टेंट रीजंस जो थे वो बता देते हैं। पहला तो ये, मैनेजमेंट ने सब साफ तौर पे कहा कि जो अगला क्वार्टर होगा, यानी जो मार्च क्वार्टर के अर्निंग्स होंगे वो अच्छे रहेंगे, और मार्च क्वार्टर बेस्ट क्वार्टर 4 रहेगा पिछले 3 सालों में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, जो TCV है यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इस क्वार्टर में, वो 6 क्वार्टर के हाईस पर रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि जनवरी की शुरुआत में ही, यानी इसी महीने की शुरुआत के 2 हफ्ते में ही उन्होंने एक बड़ी डील साइन की है $100 बिलियन की, और इसका जो इस डील की जो सिनर्जीज हैं वो 4th क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। इसी वजह से वो इनफैक्ट ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो मार्च क्वार्टर होगा वो स्ट्रॉन्ग रह सकता है। साथ ही उन्होंने आगे का एक आउटलुक भी शेयर किया, यानी मार्च क्वार्टर को लेकर तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कमेंट्स दिए ही, लेकिन आगे के ट्रेंड्स पर भी उन्होंने पॉजिटिव डायरेक्शन ही दिखाई है। उन्होंने कहा है कि BFS स्पेस में जो ट्रेंड्स हैं वो पॉजिटिव टर्न आउट हो रहे हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंड में रिकवरी जो दिखाई दी थी वो कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो मॉर्टगेज बिजनेस है, जहां पर थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज बनी हुई हैं, वहां भी अपटिक अब विजिबल है। एक और बात उन्होंने कही एम्फेसिस के लिए कि पूरे साल में इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रोथ एम्फेसिस रिपोर्ट करेगा। साथ ही जो मार्जिन्स की गाइडेंस है उनके 14 to 16% के बीच में, उन्होंने कहा कि ये हम मेंटेन रखेंगे। तो आगे का आउटलुक बेहतर, प्लस मार्च क्वार्टर को लेकर स्ट्रॉन्ग कमेंट्स की वजह से शानदार रिकवरी स्टॉक में आते हुए दिखी। बिल्कुल, मार्च क्वार्टर के बाद के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमेंट्री और इसमें शानदार रिकवरी देखने को मिली। निचले स्तरों से 10% ऊपर एम्फेसिस का स्टॉक फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन साइंट में नजर रखिएगा, देखिए एक्सीडेंट ऑफ द डे है, 21% करेक्ट हुआ आज इंट्राडे में। ये कविता जी चार्ट देखिए इसका, साइंट 1375 पर अभी कामकाज करता हुआ जो करेक्शन देखने को मिल रही है, क्या अभी सही वक्त लग रहा है आपको इसमें हाथ लगाना चाहिए फिलहाल? श्रेया, साइंस में बहुत अच्छे मूव हमने पिछले कुछ वीक में बनते हुए दिखे, और एक डिस्ट्रीब्यूशन आज क्लियरली चार्ट पर आता हुआ दिखा है। बट नीचे के लेवल पर बाइंग मुझे लगता है अभी एज ऑफ नाउ इग्नोर करनी चाहिए अंटिल काउंटर रीगेन नहीं करता अपने 1434 के लेवल को अपर साइड, तब तक यहाँ पर हमें बाइंग नहीं देखनी चाहिए। एज ऑफ नाउ ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ जरूर बढ़ता हुआ दिखा है, बट एनी अपसाइड मूवमेंट वुड बी अबाउट 1434 ओनली।
ये साइंट आपकी स्क्रीन पे 1376 पे। अब चलिए थोड़ा सा ना ट्रेड्स को यहाँ पे कम रखेंगे क्योंकि बाजार वाकई स्लिप कर रहा है और शायद थोड़ा सा फ्राइडे जो क्लोज होता है ना वो आपको कॉशियस रहना भी चाहिए। लेकिन जो इस वक्त के ब्रेकडाउन्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ, जरा प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। हैवेल्स एट 1534, ये शार्प यहाँ पे कट है। राजेश सतपुते जी, इट्स अ टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग और मेरे ख्याल से इसका ब्रीच होने ही वाला है। 1534 मेरे ख्याल से वो अलाइंड है 1530 के आसपास। आपकी राय क्या रहेगी राजेश जी इस पर? वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये फ्लैग फॉर्मेशन का, बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन या पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन दिख रहा है और ये ब्रेकडाउन कंफर्म होगा 1530 1535। ये जो क्लस्टर है इसके नीचे एक बार अगर ये चला जाता है हेवल्स तो ये फ्लैग कंफर्मेशन होगा। ट्रेंड तो इसका वीक ही है, दैट इज फॉर नो डाउट। जो रिलीफ रैली वो भी खत्म हुई, तो मुझे लगता है 1530 के नीचे एग्रेसिव सेल करे। इसका जो टारगेट बन रहा है वीरेंद्र जी वो करीबन 1475 का दिखता है स्विंग ट्रेडिंग का। तो आई थिंक 50 पॉइंट्स का एक स्ट्रेट फॉल मुझे लगता है 1430 के बाद आएगा। तो इट्स 1530 के बाद आएगा तो इट्स सेल। स्टॉप लॉस रहेगा 1555 का। ठीक है, एक बार सिद्धार्थ जी से इस पे एक राय लेते हैं। जिस तरीके से हमें आईटी सेक्टर में कल अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, सिद्धार्थ जी क्या लग रहा है आपको आईटी सेक्टर पर? आपकी क्या रहेगी जहां साइंट आज एक्सीडेंट ऑफ द डे, एम्फेसिस में अच्छी तेजी, आपका टेक इस पे? तो मिड कैप में तो मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा अभी, लेकिन लार्ज कैप में हम नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट 2 क्वार्टर्स पहले जब मार्केट में आईटी की तरफ लोगों का ध्यान नहीं था और वैल्यूएशंस काफी कंपेलिंग थे, तभी से हम आईटी पे बुलिश रहे हैं। अब वैल्यूएशन इतने माउथ वाटरिंग नहीं है जितने पहले थे, लेकिन मैं उन्हें एक्सपेंसिव भी करार नहीं दूंगा। और यूएस में जिस तरह से तेजी का रुझान है, जिस तरह से यूएस इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय के लिए जो मेजर्स एक्सपेक्टेड है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो लेने वाले, उससे यूएस इकोनॉमी ज्यादा नेगेटिव नहीं रहेगी। तो इसका सीधा सीधा फायदा आईटी कंपनीज को होगा, अनलेस एंड अनटिल आईटी कंपनीज से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट ना आ जाए। सो मुझे लगता है कि मार्केट आउट परफॉर्मेंस रह सकता है आईटी अभी भी। और क्योंकि मार्केट एक नेगेटिव दौर से चल रहा है, तो काफी सारे फंड मैनेजर्स डिफेंसिव स्पेस भी मानते हैं आईटी को। तो उस तरह से फंड फ्लोज आईटी में आते रहेंगे। यस, रिजल्ट्स के दिन कुछ स्टॉक्स ने काफी नेगेटिव रिएक्शन दिया था, लेकिन अनुज ने भी क्लैरिफाई किया कि मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया वो सब चीजों को। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी हम आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा अपसाइड, लेकिन आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर मार्केट गिरेगा तो आईटी इतना ज्यादा नहीं गिरेगा, तो आप बने रहे आईटी में, ये सलाह होगी। आईटी में फिलहाल बने रहने की सलाह। लेकिन मार्केट अभी डे लो के आसपास, निफ्टी देखिए, निफ्टी बैंक डे लो के आसपास, निफ्टी भी डे लो के आसपास। क्या लग रहा है अनुज सर, डे लो बचेगा आज के सत्र में? आई थिंक बैंक निफ्टी में तो आए गए हम डे लो पर। बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है श्रेया। निफ्टी का भी एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आते हैं जरा स्क्रीन पर। देखिए, दिक्कत है मार्केट में और निफ्टी अब 23,102 पर। अच्छा, दिक्कत मार्केट की एक होती है कि मार्केट वन वे गिरता है और हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में गिर के बॉटम बना के मार्केट मूव ऑन करता है। इस बार हुआ क्या है कि मार्केट बीच बीच में आपको होप देता है। जैसे एक बार मैं निफ्टी का 3 महीने का चार्ट देखते हैं, 3 या 6 महीने का। डिक्लाइन शुरू हुई थी करीब करीब 26,000 से। 26,000 से हम गिरे, एक बार के लिए मार्केट आया करीब करीब 24,000 तक आया, 23,500, 23,600 तक आया। वहाँ से एक रैली हुई, 24,800 तक पहुँच गए। तब लगा कि 24,800 पर कि चलिए ठीक है अब, और तब तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर आ गया था, मिड स्मॉल कैप तो ऑल टाइम हाई पर आ गया था। वहाँ से हम फिर गिरे, मार्केट ने एक बार के लिए हायर लो बनाया और वहाँ से फिर ऊपर आया। फिर लगने लगा कि मार्केट वापस ऊपर आ रहा है, वहाँ से फिर मार्केट गिर गया। अब एक बार के लिए लगा था कि मार्केट 23,200, 3-4 बार मार्केट ने 23,200 बचाया। उसके बाद 23,200 तोड़ के 23,000 तोड़ के अब 22,900 तक चले गए थे। फिर 1-2 दिन रैली हुई और अब इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। और इस बीच बीच में हो क्या रहा है, अब जैसे कल हुआ, कल मिड कैप इंडेक्स 1000 पॉइंट ऊपर था, आई थिंक 800-900 पॉइंट ऊपर था मिड कैप इंडेक्स। आज पूरा का पूरा उतना ही गिर गया वापस। ये देखिए, ये मिड कैप इंडेक्स, कल रैली हुई, एक थोड़ी होप जगी होगी लोगों की, एडवांस डिक्लाइन अच्छा था, आज वापस आ गया। मार्केट गिरे उसमें तकलीफ नहीं, उसमें भी तकलीफ होती है, लेकिन उसमें उस लेवल की तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब मार्केट इस तरीके से करता है कि एक टाइम वाइज सितंबर से शुरू हुआ है गिरना, अब सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, करीब करीब 4 महीने हो गए और ये जनवरी भी पूरा होने की कगार पर है
किसी भी लेवल पर कभी भी सस्टेनेबल रिकवरी नहीं आ रही है। तो वो आई थिंक वो लोगों को तंग करता है। और इस बीच में मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरीके से लोगों के पोर्टफोलियो हर्ट कर रहे हैं, जी आई थिंक हम निफ्टी में भले ही 23,000 पर हों, अगर आप लोगों से उनके पोर्टफोलियो की पोजीशन पूछेंगे वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 21,000 या 22,000 के लेवल पे पहुंच चुके होंगे पोर्टफोलियो, जिस तरीके से कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप गिरे हैं। तो दिक्कत वहाँ से आ रही है। और आई थिंक ये जो मार्केट का फेज़ है ना, ये बहुत टायरिंग फेज़ है। इसमें काफ़ी लोग बियॉन्ड अ पॉइंट गलतियां करते हैं। कोई एक रिवेंज ट्रेडिंग में आते हैं। कई बार आपको पता होता है कि नहीं ट्रेडिंग नहीं करनी, फिर भी क्या करें, इतने दिन से पैसा नहीं बन रहा है, तो आप ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग करते हैं, तो उस चक्कर में और पैसा लूज़ होता है। तो ये जैसे कहते हैं ना, एक विशियस सर्कल में है मार्केट इस समय। अब इस विशियस सर्कल से बाहर कैसे आएंगे, ये ऑलमोस्ट अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में घुस गया है, अब वो बाहर नहीं आ पा रहा है। ये मार्केट ऑलमोस्ट ऐसी है, आप घुस गए हैं चक्रव्यूह में, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले इस समय बेसिकली। बिल्कुल। ओके, ये है निफ्टी का इस वक्त व्यू। निफ्टी बैंक डे लो पर, लेकिन एफएमसीजी स्टेबल है। साइंट और खिसकता हुआ, साइंट की सारी पुट्स डी हाई पर आके ट्रेड करते हुए इस वक्त वाकई अगर आप देखें शब्द थोड़ा से कम है बाज़ार को एक्सप्रेस करने के लिए, बयां करने के लिए। और ज़रा प्लीज़ एक बार लेके आइए कल्याण ज्वेलर्स फर्दर खिसकता हुआ और डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। मतलब वो जब तक कभी कभी डेरिवेटिव बैंड्स में होता है तब तक ठीक भी, आप फर्दर 456 रुपये का स्लाइड सर यहाँ पे 21 रुपये नीचे आके ट्रेड करता हुआ। और जहाँ पे प्राइस डैमेजेस हुए हैं उसमें आप लेके आइए ज़रा प्लीज़ पॉली कैप। अब पॉली कैप में यहाँ पे इस वक्त जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली इस प्राइस पे 5995 पे ये अपना उस अर्निंग के दिन का लो तोड़ने के बिल्कुल कगार पे। उस दिन का मेरे ख्याल से लो था करीब करीब 5980। सिद्धार्थ, पॉली कैप, एस्ट्रल, उसके बाद KI में तो खैर रिकवरी आ भी गई। ये रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस में हुआ क्या है? इनफैक्ट डैमेज तो रियल स्टेट में भी हुआ, बट रियल स्टेट एंसिलरी में तो एक्सपोनेंशियल डैमेज हुआ है। आपका व्यू इस वक्त इस स्पेस में क्या है? और आप लोगों ने कुछ यहाँ पे हंटिंग की है, कुछ लिया है क्या? नहीं, हंटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन चेष्टा भी नहीं कर रहे हैं हंटिंग करने की, बिकॉज ये स्टॉक्स की जो ग्रोथ रेट थी और जिस तरह का वैल्यूएशन मल्टीपल स्ट्रीट ने इन्हें दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब स्टॉक है, बाय नो मीन्स, लेकिन एक डी रेटिंग या रैशनलाइजेशन ऑफ वैल्यूएशन का काफी स्कोप है यहाँ पे। जिस तरह की ग्रोथ रेट थी और जिस तरह के मल्टीपल्स मार्केट ने दिए हैं, वो करंट अर्निंग्स जैसे दिख रहे हैं लास्ट एक क्वार्टर से, या ये क्वार्टर के भी जो नतीजे एक्सपेक्टेड है ये सेगमेंट से, कुछ खास एक्सपेक्टेड नहीं है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन ग्रोथ रेट, कंजम्पशन के ऊपर रिडक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक रैशनलाइजेशन ऑफ वैल्यूएशन होगा और यहाँ से भी स्टॉक्स मुझे लगता है कि आपको एक डिसेंट डाउनसाइड दिखा सकते हैं। तो हंटिंग के लिए मैं ये स्पेस फिलहाल तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन यस, अगर वैल्यूएशन में और रैशनलाइजेशन आएगा और मार्केट स्टेबलाइज होता है, इफ यू सी क्रेडिट ऑफटेक अगेन मूविंग हायर, कंजम्पशन हायर जाने लगे और ये स्टॉक अगर निचले स्तर पे मिल रहे, तब इनमें बाइंग की सलाह दूंगा। अब फॉर नाउ मैं रिफ्रेन करूंगा यहाँ पे। बिल्कुल पॉली कैप, एक बार पॉली कैप का एक्चुअली चार्ट देखते हैं 1-2 महीने का, और इस पर हमारी 2-3 बार बात भी हुई है कि इवन अच्छे नंबर्स के बावजूद स्टॉक नहीं चल रहा था। और एक इस पर तो हमने प्रॉफिट बुकिंग कॉल भी ली थी, एक आई थिंक वीरू को याद भी होगा कि यहाँ पर साइन दिख रहे थे कि प्लीज़ प्रॉफिट बुक करिए अगर आपने बड़ा प्रॉफिट बनाया है तो। और तब से ये स्टॉक लगातार गिरे जा रहा है। और सिर्फ ये नहीं, एक तो और स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग बहुत बड़ी वाली आ रही है। वीरू, आप ट्रेंड का चार्ट देखिए एक बार, ट्रेंड भी, और क्या मतलब क्या गिरा है ये स्टॉक। आई थिंक 8,000 के हाई से जो उसने गिरना शुरू किया है, ये देखिए आज का चार्ट है 3% नीचे, और इसका 6 महीने का चार्ट देखिए 8,345 का हाई था और वहाँ से 5,500, मतलब करीब करीब 2,800 रुपये की करेक्शन हो चुकी है यहाँ पर। और परसेंटेज टर्म्स में वो 30% से भी ज़्यादा है, 30-35% की करेक्शन यहाँ पर हो चुकी है और बड़ी डिक्लाइन यहाँ पर आ रही है। और ऑब्वियसली कल्याण ज्वेलर्स की तो हमने बात की ही है, यहाँ पर भी काफ़ी गिरावट है। साइंट अब 23% नीचे है। आई थिंक इस अर्निंग सीज़न का ईजिली सबसे बड़ा एक्सीडेंट माना जाएगा अब ये, 23% नीचे इस समय ट्रेंड आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बाय द वे, प्रेस्टीज एस्टेट्स हमने डिस्कस किया गया अब तक, एक बार प्रेस्टीज एस्टेट्स देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये एकदम से इसको रिफ्रेश करते हैं, ये कंटिन्यूसली गिर रहा है और इसका भी एक 10-15 दिन का चार्ट देखते हैं, यहाँ पर भी लगातार सेलिंग आ रही है। रचना जी, प्रेस्टीज एस्टेट्स, आई थिंक हमारी बात हुई थी,
हमने शायद किसी और रियल एस्टेट स्टॉक पर बात की थी, लेकिन इशू यही आ रहा था कि काफ़ी करेक्शन है यहाँ पर। कोई व्यू है स्टॉक पर, प्रेस्टीज पर? जी सही बात है आपकी, हमारी बात हुई थी प्रेस्टीज पे, और यहाँ पे गिरावट जो है काफी तेज हो रखी है अभी, इवन एट दिस पॉइंट इन टाइम इतने फॉल के बाद भी 1260 के करीब है हम प्राइस वाइज, और 1250 पे एक सपोर्ट है कहने के लिए, बट आई डू नॉट थिंक इट इज गोइंग टू होल्ड ऑन, एंड मेरे हिसाब से 2-3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद वो भी टूट सकता है, तो हम डाउन साइड पे फर्दर 1200 की तरफ जा सकते हैं। जब तक ये काउंटर 1350 के नीचे रहेगा तब तक ये वीकनेस ऐसे ही बनी रहेगी। इस बीच अमित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके, अमित सेठ माफ कीजिएगा, अमित सेठ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ। अमित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। अमित, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, इट्स डिफेंसिव। वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से इसने मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है डेली चार्ट्स पे। मुझे लगता है यह सेलिंग एग्जॉस्टेड हो गई है, स्टॉक अपना 10 और 20 डेमा भी रिगेन करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल बनता है, कॉन्ट्रेरियन रिवर्सल, जिसे बाय करें। 2330 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 2450 एंड 2500 के। ओके, एचयूएल और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 2371 पे। यार हालांकि याद रखिएगा ये नंबर इस क्वार्टर का बिल्कुल अच्छा नहीं थे, बट स्टिल ये पार्टिसिपेट कर रहा है इस वक्त एफएमसीजी की रैली में। और कुछ काउंटर्स लेके आइए जो कि आज फिर भी स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और अप टू सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक बाजार के सेल ऑफ में आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एक बार आप लेके आइए CDSL 1502 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ, कल के लोस को भी वायलेट नहीं किया है। उसके बाद आप लेके आइए एक बार जहाँ पेन है उसमें, अभी अनुज ने ट्रेंड का जिक्र कर दिया, CESC को लेके आइए। CESC अब डे लो पर, और CESC जो है वो ऑलमोस्ट 29 मई 2024 के लोस को रिविजिट करता हुआ, दरअसल यहीं पर एक ब्रेकआउट था इस स्टॉक में जून 2024 में। उसके बाद ये स्टॉक 140 से 210 तक गया था। कविता जी, CESC शॉर्टिंग का व्यू है क्या आपका इसमें? तो क्लियर ब्रेकडाउन है ऑन अ वीकली चार्ट आप देखें, और इवन ऑन अ डेली चार्ट, और इन केस अगर इसे डेली चार्ट पर देखें तो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर डेली चार्ट पर एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन भी आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है अनटिल काउंटर अपने 142 के लेवल के नीचे है तब तक इसमें गिरावट बनी रह सकती है। डाउनसाइड के जो लेवल्स दिखते हैं वो 133, 130 के लेवल की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो अनटिल काउंटर 142 के लेवल के नीचे है, इस पर शॉर्टिंग रह सकती है। फिलहाल ये रणनीति आप इस पर्टिकुलर काउंटर में CESC में अपना सकते हैं। एक्चुअली अभी डिस्कस कर रहे थे, अब ब्रिटानिया का चार्ट देखते हैं, ये भी डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। गावस्कर की कॉल भी है, लेकिन इस पर एक चार्ट चेक मैं रचना जी से चाहूँगी। लेकिन पहले रचना जी, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आई एम लाइकिंग योर लुक मैम टुडे। थैंक यू सो मच। एंड या आप कौन से स्टॉक की बात कर रहे थे? जी, ब्रिटानिया आज डे हाई पे है। चार्ट कैसे देख रही हैं आप? जिनके पोर्टफोलियो में वो क्या करे, बने रहने की सलाह है, या फिर यहाँ पे जिस तरीके से रैली हमें FMCG सेक्टर में देखने को मिल रही है, क्या फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं इस करंट मार्केट प्राइस पे? जी, यहाँ पे जिनके पास ऑलरेडी है उनको तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए, और उनका एसएल होना चाहिए करीब करीब 4650 के करीब, और ये जो रिसेंट लो बनाया है वहाँ की बात है, अगर वो होल्ड ऑन कर गया आने वाले ये कार्नेज में, तो ऊपर की साइड पे यहाँ पे हम 5500 की तरफ जाते हुए इस काउंटर को बहुत जल्दी देख सकते हैं। और जिनको फ्रेश अपॉर्चुनिटी चाहिए उनके लिए भी सही टाइम है, उनको भी विद द सेम एसएल एंट्री करने का एक मौका डेफिनेटली है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से सपोर्ट से ये चार्ट घुमा है। अच्छा, वैसे रचना जी सुबह थी हमारे साथ 10 बजे के शो में वीरू, तब तो आई थिंक ये लुक नहीं था शायद। वो शायद 10 बजे के शो के बाद गई हैं अपना बर्थडे का ये लुक कराने के लिए। अच्छा नहीं, तब तो नहीं था ये लोग, सुबह तो नहीं था जी। मेरे भोपाल में सब कुछ बहुत लेट होता है, दिन बहुत जल्दी शुरू नहीं हो पाता, तो मेरा 10 बजे के बाद ही आता है। नहीं तो ये अर्बन क्लब को बुलाया था या गई थी आप? बट भोपाल को वीरू, भोपाल के बारे में उन्होंने कह दिया, आशीष को शायद बुरा लगेगा। ना ये असल में गलत यूज करा वर्ड्स का इन्होंने। भोपाल में सब कुछ लेट नहीं होता है, लेड बैक लाइफ है अपनी, है ना रचना? वैसे रचना जी से नजर ही नहीं हट रही मेरी आज। भाई जन्मदिन की खूब खूब शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच।
बिल्कुल, जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको और हैव अ गुड डे और हैव अ गुड ईयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आशीष अगर स्टूडियो में आए हैं तो कुछ काम से ही आए होंगे, ऐसे तो नहीं आए होंगे। तो बात करते हैं, कल निफ्टी में ICICI बैंक, NTPC और FNO में 6 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। सोमवार को कोल इंडिया, टाटा स्टील और FNO के 9 नंबर्स आएंगे। तो बहुत सारे नंबर्स हैं। हमारे साथ आशीष, हमारे साथ सुदर्शन, विवेक, कंचन सब जुड़े हैं और सबसे बात करेंगे कि नंबर्स कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले आशीष के पास ही चलते हैं, फिर ICICI बैंक के नंबर्स कैसे रहेंगे आशीष? जहाँ तक स्टॉक आप लोगों ने नोटिस करा होगा, दिसंबर एंड से अब तो अच्छा खासा कूल ऑफ हो गया है, 11-12% के आसपास कूल ऑफ हो चुका है। जहां तक कल आने वाले सैटरडे के नंबर्स की बात है, एक और स्टेडी परफॉर्मेंस वाला क्वार्टर, यानी कि एक डिसेंट हेल्दी अर्निंग्स वाला क्वार्टर नजर आएगा आपको। NII में साल दर साल 10% और मुनाफे में 11% का उछाल, ये हेडलाइन नंबर्स हो गए। पर स्ट्रीट इससे ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करेगी किस तरह की बैंक की लोन और डिपॉजिट ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी के मेट्रिक्स कैसे हैं और कोई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे चैलेंजेस आ रहे हैं या नहीं। जहां तक बिजनेस ग्रोथ की बात है, एक्सपेक्टेड हेल्दी रहेगा। लोन बुक 14% साल दर साल और 3% क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हो रही होगी। डिपॉजिट जो है वो साल दर साल तो 14% उछल रहे होंगे, पर 1% क्यू ऑन क्यू का इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। तो जो इंडस्ट्री वाइड डिसलरेशन देखने को मिल रहा है वो यहां पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। मार्जिन्स माइल्ड सा मॉडरेशन एक्सपेक्ट करें आप, और वो भी इसीलिए क्योंकि फंडिंग कॉस्ट बढ़ रही हैं, उसके चलते मार्जिन्स पर हल्का दबाव होगा। 4.2% के आसपास NIMs वर्सेस आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रख दिए, गलत हैं। 4.27 लास्ट क्वार्टर के और 4.43 लास्ट ईयर के थे, तो वहां से थोड़े से मार्जिन्स ठंडे पड़ रहे होंगे। एसेट क्वालिटी लाइकली है कि स्टेबल रहेगी। लास्ट क्वार्टर के तो GNP और नेट NPA के नंबर्स थे शायद उसी के आसपास। तो लास्ट ईयर ग्रॉस NPA 2% का था, नेट NPA 0.42 थे। यही इसी के इर्द गिर्द एसेट क्वालिटी होगी। स्लिपेजेस का मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स में एनालिस्ट और स्ट्रीट काफी डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं स्लिपेजेस में सीक्वेंशियल इंक्रीज होगा क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड्स का इंपैक्ट होगा। कुछ लोग कह रहे हैं स्लिपेजेस गिरेंगे क्योंकि लोअर स्ट्रेस होगा बुक पे। ये देखना पड़ेगा अब स्लिपेजेस का आकार क्या रहेगा, पर कमेंट्री इंपॉर्टेंट है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के चैलेंजेस को लेकर, एसेट क्वालिटी के आउटलुक को लेकर, और एक और चीज, इस एनवायरनमेंट में अनसिक्योर्ड बुक पे किस तरह का तवज्जो देगा मैनेजमेंट, किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। महत्वपूर्ण, शुक्रिया आशीष। आशीष ने पूरे ICICI बैंक के नंबर्स को समझाया। कमेंट्री बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कोर नंबर्स के साथ साथ। तब बात करते हैं NTPC की। विवेक, क्या एक्सपेक्टेशन है NTPC के नंबर्स से? NTPC के नतीजे सैटरडे को आएंगे। NTPC याद रखिए निफ्टी कंपनी है, थर्मल पावर कंपनी है। रेवेन्यूज़ 6% ऊपर दिखाई दे रहे हैं, 41,740 करोड़। एबिटा अगर आप देखोगे तो 15% ऊपर जा सकता है, ऑलमोस्ट 11,470 करोड़ पे। एबिटा मार्जिन स्ट्रॉन्ग स्टेडी इस साल ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं 27.5% पे, और प्रॉफिटेबिलिटी देखा जा रहा है 5% ऊपर। याद रखिए पिछले टाइम पैट में प्रॉफिटेबिलिटी में एक वन ऑफ गेन था, जिसकी वजह से इस टाइम प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 5% ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो नुवामा क्या कह रहा है, नुवामा कह रहा है कि लिमिटेड कमीशनिंग हुआ है ओवर द लास्ट 12 मंथ्स। ऑल्सो एक चीज़ याद रखिए, FY25 इस साल अगर आप पावर डिमांड की बात करोगे तो पावर डिमांड काफ़ी स्लो रहा है, ज़्यादा करके वेदर कंडीशंस के कारण। प्रॉफिटेबिलिटी बट फॉर NTPC याद रखिए ये एक रेगुलेटेड कंपनी है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी प्रोटेक्टेड होता है। इलारा क्या कहता है, ऑलमोस्ट 155 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी कमीशन बाय द कंपनी इन Q3। ऑल्सो अगर आप जनरेशन देखोगे तो 4%, 3.8% ईयर ऑन ईयर जनरेशन इंक्रीज हुआ है, और प्लांट लोड फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक रहता है पावर कंपनी के लिए वो 76.2% पे था अगर आप देखोगे Q3 के लिए। NTPC के नतीजे पावर कंपनियों के नतीजे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखना ज़रूरी है कि NTPC NTPC के नतीजे पावर सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब टाटा स्टील और कोल इंडिया के नतीजे कैसे रह सकते हैं, इस पर कंचन बताएंगी। कंचन बताइए। जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोल इंडिया के साथ। नंबर्स हमें नेगेटिव साइड पे ही देखने को मिल सकते हैं YoY बेसिस पे। सबसे पहले अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे 2% का हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। 35,473 में हमें ये नंबर रजिस्टर होते हुए दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट अगर ऑपरेशनल नंबर्स देखे जाए तो वहाँ पे भी एक बड़ा
डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। एबिटा 16% साल दर साल हमें घटता हुआ दिखाई दे सकता है और मार्जिन्स में भी 7% का डायरेक्ट कट आने की उम्मीदें जताई जा रही है। इनफैक्ट अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो वहां पे भी 11% की कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बाद बाकी के क्या मेन फैक्टर्स है, इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। अगर कोल प्रोडक्शन की बात करी जाए तो साल दर साल हमें यहाँ पे 6% का इजाफा देखने को मिल सकता है 202 मिलियन टन पे। साथ ही साथ ई ऑक्शन प्रीमियम हमें 60% देखने को मिल सकते हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में हमें 69% देखने को मिले थे, यानी कि 9% का कट यहाँ पे भी देखा जा सकता है। रियलाइजेशन में भी क्यू ऑन क्यू बेसिस में 1% के डाउनसाइड की उम्मीदें जताई जा रही है। अब चीज़ें आपको देखनी क्या होगी, आपको देखना होगा कि मैनेजमेंट की किस तरीके से कॉमेंट्री आती है फिस्कल ईयर 25 और फिस्कल ईयर 26 के लिए वॉल्यूम्स को लेके, और साथ ही साथ ई ऑक्शन के प्रीमियम को लेके। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए की मॉनिटरेबल्स होंगे। अब बात कर लेते हैं कि टाटा स्टील के नतीजे कैसे रहेंगे। अगर टाटा स्टील के नतीजों की बात करी जाए तो ये भी हमें नेगेटिव साइड पे ही देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें एक स्लाइड कट देखने को मिल रहा है, 5% का डाउनसाइड यहाँ पे देखा जा सकता है। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो भी यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिए हैं। एबिटा में करीब 25% का डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं 3 से 4% तक। लेकिन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी 522 करोड़ के मुनाफे से 550 करोड़ तक जा सकती है। अब मेजर हमें चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है कि स्टील की जो कीमतें हैं वो किस साइड पर रह सकती है। इसके अलावा जो डेट रिडक्शन है उसको लेके कंपनी के क्या प्लान्स हैं आगे को लेके। नीदरलैंड में पर्टिकुलरली ग्रीन ट्रांजिशन को लेके भी काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा। यूके ट्रांजिशन के प्रोग्रेस में भी कंपनी का इस टाइम पे किस तरीके का कमेंट्री आती है वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर वॉल्यूम्स देखें तो ये हमें सीक्वेंशियल बेसिस पे सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोमेस्टिक रियलाइजेशन में यहाँ पे हमें हो सकता है कि 4% का एक कट देखने को मिले। और एक चीज़ आपको जो खासा ध्यान में रखनी है कि यूके में जो टाटा स्टील है वहाँ पे हमें मार्जिन्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा की फोकस है। ओके, बिल्कुल शुक्रिया कंचन। मीनवाइल मार्केट डे लो पर आया, निफ्टी देखिए एकदम से स्लाइड किया और 23,080 पर अब हम निफ्टी पर आपको दिखाई देंगे। और काफ़ी स्टॉक्स हैं जो डे लो की ट्रेजेक्टरी हिट कर रहे हैं। उनमें सबसे ऊपर है ICICI बैंक। हालांकि स्टॉक है अभी भी ग्रीन में, लेकिन स्लिप हुआ ये काफ़ी तेज़ी से और ऑलमोस्ट रेड में आया। और एक और स्टॉक लेकर आइए जरा एक बार, रिलायंस का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा। रिलायंस देखिए आप किस तरीके से निफ्टी को डे लो पर लाने में एक अहम भूमिका निभाता हुआ। इनफैक्ट अब निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए आप, नंबर 1 पे रिलायंस दिखाई देगा आपको इन टर्म्स ऑफ पॉइंट कंट्रीब्यूशन। चलिए नंबर 1 पर अभी भी HDFC बैंक है, वो भी स्लिप हुआ। और कुछ और स्टॉक्स जहां पर इस पिछले कुछ मिनटों में बड़ी गिरावट आई है, उनमें सबसे ऊपर है अदानी एंटरप्राइजेस। एक बार अदानी एंटरप्राइजेस का इंटरडे देखिए, ये स्टॉक आया डे लो पर। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी डे लो पर आया। काफ़ी स्टॉक्स हैं जो डे लो पर हैं। टफ है मार्केट टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिड कैप इंडेक्स अब 1000 पॉइंट नीचे, यानी कि पूरे 2% का डिक्लाइन मिड कैप इंडेक्स में। और एडवांस डिक्लाइन अब ऑलमोस्ट 1:5 की तरफ बढ़ता हुआ, गैप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। चलिए कुछ और अर्निंग्स की बात करते हैं। अब एक सेक्टर की बात करते हैं, ऑटो सेक्टर। यहाँ पर नंबर्स कैसे रह सकते हैं जानते हैं सुदर्शन से। सुदर्शन बताइए। अगर आप BSE ऑटो इंडेक्स और सेंसेक्स का परफॉर्मेंस Q3 FY25 का कंपेयर करेंगे तो BSE ऑटो इंडेक्स ने 600 बेसिस पॉइंट से अंडर परफॉर्म किया है। अगर जो Q3 FY25 रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस की बात करें, स्टार्ट करते हैं टू व्हीलर से। वॉल्यूम ट्रेंड यहाँ पे मिक्स रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा दोनों एवरेज सेलिंग प्राइस और मार्जिन पे। एवरेज सेलिंग प्राइस सिक्वेंशली 1.5% गिरावट देखने को मिल सकता है और मार्जिन में 50 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर जो फोर व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ भी वॉल्यूम ट्रेंड मिक्स रहा है। M&M का ऑटो वॉल्यूम से 20% बढ़त देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। मारुति का वॉल्यूम 13% बढ़ा है, लेकिन टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक वॉल्यूम्स फ्लैट रहा और Hyundai के वॉल्यूम्स हैं 5% गिरावट देखने को मिला। और रीज़न है जो अंडरलाइन ट्रेंड है अभी भी वीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस था कि फेस्टिव सीजन का जो ग्रोथ देखने को मिला था वो कंटिन्यू करेगा, वो कंटिन्यू नहीं हुआ है। डिस्काउंट्स अभी भी हाई है और इन्वेंट्री भी अभी भी हाई है। लेकिन जो CV प्लेयर्स की बात करें तो इनके एवरेज सेलिंग प्राइस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है और उसका मेन कारण है जो MNHCV का कंट्रीब्यूशन है वो हाई है।
अगर जो ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें, दोनों मेन कंपनीज M&M और स्कॉट्स कुबोटा के मार्जिन में सिक्वेंशली इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर जो एंसिलरीज की बात करें तो इनका आउट परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑटो कंपनीज वो कंटिन्यू रह सकता है। एंसिलरी कंपनीज का रेवेन्यू ग्रोथ में 16% का बढ़त देखने को मिल सकता है अगेंस्ट 11% फॉर OEMs, और उसका दो मेन रीजंस है, प्रीमाइजेशन और कंटेंट पर व्हीकल का ग्रोथ जो रहा है वो हेल्दी रहा है। टायर कंपनीज का मार्जिन Q3 में बॉटम आउट हो सकता है और ब्रोकरेजेस बिलीव करते हैं कि इनका अर्निंग्स Q4 FY25 एंड Q1 FY26 में इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि उसका मेन रीज़न है रबर प्राइसेस लास्ट 2-3 महीने में स्टेबल हुआ है, और दूसरा मेन रीज़न है कि सारे कंपनीज ने लास्ट 1-2 महीने में कंटिन्यूस बेसिस प्राइस हाइक ली है। अगर जो वैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहले तो अगर जो सारे कंपनीज के शेयर प्राइस की बात करें तो लास्ट 2-3 महीने में सारे कंपनीज के शेयर प्राइस 30 से 40% का गिरावट देखने को मिला है। लेकिन इतने गिरावट के बावजूद भी अधिकांश कंपनियों का जो पी है, करंट पी FY25 एस्टिमेटेड पी अभी भी 5 ईयर एवरेज के नज़दीक है या उससे ऊपर है। अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है TVS, उसके बाद बजाज ऑटो, देन आयशर मोटर्स। अगर जो 4 व्हीलर्स की बात करें तो मारुति और M&M की गैप नैरोड हो चुके हैं और अभी का वैल्यूएशन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल की बात है। अगर जो टायर कंपनीज की बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर्स का वैल्यूएशन, करंट वैल्यूएशन 5 ईयर एवरेज के ऊपर है। सो ओवरऑल Q3 FY25 का अर्निंग्स मिक्स रहेगा, लेकिन अर्निंग से ज़्यादा जो चीज़ फोकस में रहेगा वो है डिमांड पे कंपनीज क्या बोलती है। ओके, चलिए ये इस समय डिमांड पर क्या कंपनीज बोलती हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सुदर्शन शुक्रिया। फटाफट चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन स्नेहा जी से लेंगे, उसके बाद चलेंगे रचना जी के पास F&O सुपरस्टार के लिए, गाबा सर के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और सिद्धार्थ भामरे के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। स्नेहा जी बताइए क्या पिक किया आपने? सो इंडिविजुअल काउंटर्स में देखें तो PSU इंडेक्स आज PSU बैंकिंग इंडेक्स नियरली 1.5% नीचे है, और उसमें से अगर आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा ये काउंटर काफी अच्छा करेक्ट हुआ, एक पुल बैक मूव दिखी है, बट अगेन 230 to 40 जोन एक अच्छा रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। मेरा मानना है कि फिर से इसमें एक सेलिंग आ सकती है, तो आई वुड सजेस्ट कि एट दी मनी की पुट ऑप्शन दैट इज 225 की पुट ऑप्शन बाय करें। 3.5 के रेंज में से बाय करना है, स्टॉप लॉस इसमें 1.5 का लगाना है और टारगेट इसमें 7.25 का रहेगा। ओके, ये ट्रेड हो गया यहाँ पर सस्ता ऑप्शन। F&O सुपरस्टार पिक करते हैं रचना जी से। रचना जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी मेरी तरफ से इंडसइंड बैंक में शॉर्ट रहेगा। इंडसइंड बैंक में 948 पे प्राइस है, और अगर हम यहाँ पे 960 का ऐसे लगा कि इसको शॉर्ट करें तो डाउन साइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 920 एंड 910। ठीक है, अब चार्ट का चमत्कार लेते हैं प्रकाश गाबा सर से। गाबा सर क्या पिक कर रहे हैं आप चार्ट का चमत्कार के लिए? गुड इवनिंग टू यू। स्टॉक का जो नाम है शॉर्ट, वो है अडानी एंटरप्राइज। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है लास्ट 5 दिन से, लगता है यहाँ पर और गिरावट बाकी है। ट्रेड कर रहा है 2313 पर, स्टॉप होगा करीब 2350 का, पॉसिबल है कि 2250 ये एक स्लाइड होने की संभावना है। ये स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है अडानी एंटरप्राइज। ओके, अडानी ये इस समय गाबा सर की पिक। सिद्धार्थ गुड आफ्टरनून। सिद्धार्थ आपकी पिक मिड कैप फंडा के लिए? गुड आफ्टरनून। हालांकि मैंने कहा कि बैंक्स माइट अंडर परफॉर्म, लेकिन कोई भी सेक्टर जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उसमें एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स भी हो सकता है, और उसमें हमें मिड कैप में फेडरल बैंक बाय लग रहा है। इसके एनआईएम्स अभी कम है अनुज, बिकॉज लोन बुक काफी सिक्योर्ड है और अब ये धीरे धीरे अनसिक्योर्ड लेंडिंग अपनी बढ़ा रहे हैं। ICICI बैंक के नतीजों के बारे में बात कर रहे थे। लोन बुक जो ग्रोथ रेट बताया वो 14% के आसपास, इंडस्ट्री अराउंड 10-12% के आसपास, बट फेडरल बैंक का लोन बुक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19% और बॉटम लाइन भी 19% से ग्रो करेगी FY24 FY27 के एस्टिमेट्स के हिसाब से। कंपनी ज्यादातर बैंक केरला रीजन में ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन अब एक्सपेंशन ये कर रहे हैं स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात में, और ये ब्रांच एक्सपेंशन जो हो रहा है उसकी वजह से इनके कैसा में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो अराउंड 1.4 टाइम्स प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू के हिसाब से हमारा 241 का टारगेट आ रहा है फेडरल बैंक में, और ये एक लॉन्ग टर्म बाय है। ओके, फेडरल बैंक आपका यहाँ पे आज का मिड कैप फंड है। आपकी स्क्रीन पे 4 स्टॉक्स लेके आता हूँ जो यहाँ पे पिक किए गए। स्नेहा से जिन्हें आज दिया सस्ता ऑप्शन, पहला ट्रेड उन्होंने पिक किया था बैंक ऑफ बड़ौदा की पुट। कॉल का तो दौर ही नहीं है आज का। 7.25 का लक्ष्य 4 पे ट्रेड करते हुए। उसके बाद रचना जी ने पिक किया आज का F&O सुपरस्टार और इंडसइंड बैंक फ्यूचर सेल 920 का लक्ष्य यहाँ पे,
और प्रकाश काबा सर ने अभी अभी जो चार्ट का चमत्कार पिक किया वो था अदानी एंटरप्राइजेस सेल, और सिद्धार्थ भामरे अभी फेडरल बैंक पिक करके गए और आज का मिड कैप फंड। मीनवाइल निफ्टी अब डे लो पर 23,058 पे, और हम शायद अब हम बेहद नज़दीक खड़े हैं 23,000 के एक बार फिर से, यानी पिछले 3 दिन में हमने इसको 2 बार वायलेट किया है। लेट्स सी क्या होता है, बट एट्स 23065 वी आर एट डे लो। निफ्टी बैंक अब आपकी स्क्रीन पे करीब आप समझ लीजिएगा कि 48,290 पे डे लो पे आके ट्रेड करता हुआ, और जो कुछ अच्छे स्ट्रक्चर्स थे वो भी अब कोलैप्स हो रहे हैं मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में। एक बार आप लेके आइएगा अपोलो हॉस्पिटल्स, इसको देखते हैं यहाँ पर। आज पूरा फार्मा स्पेस बैकफुट पे है। अपोलो एट 6745, मतलब कल जिस थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिखाई थी, एक ब्रेकआउट के कगार पे था, आज सिंक होता हुआ। राजेश जी, अपोलो 6744, आज फार्मा में दिक्कत है और ये हेल्थ केयर में स्प्रेड होती हुई। आपका टेक इस वक्त अपोलो पे, कोई ट्रेड पर्सपेक्टिव या फिर व्यू आपका यहाँ पे? वीरेंद्र जी, देखिए व्यू तो डेफिनेटली वीक ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रिलीफ रैली मिली थी 200 डीएमए से, और ये डीएमए जो है करीबन 6,700 के आसपास था। हमने वो एक रिलीफ प्ले भी देखा करीबन 7,000 तक, और वहां से रिवर्सल है। तो दिस इज यू कैन से दिस इज अ चैनल फॉर्मेशन ब्रेकडाउन, और इसका जो टारगेट बनता है वो कम से कम 6,600 का बनेगा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो मुझे लगता है करंट लेवल से 150 पॉइंट का एक करेक्शन ड्यू है। मुझे लगता है ये 200 डीएमए भी तोड़ेगा, तो सेल साइड का ही ट्रेड बना है। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा करीबन 6,810 का। 6,810 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके सेल साइड के ट्रेड फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल में। देखिए, अब बात करते हैं बजट की। बजट पर खास पेशकश की, बजट पर सभी की अपनी अपनी विश लिस्ट है, और बड़े ब्रोकरेजेस इस बजट में क्या देखना चाहते हैं। मॉर्गन स्टैनली की बजट उम्मीदें जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी मिताली जैन के पास। मिताली, बताइए मॉर्गन स्टैनली की विश लिस्ट। तो मॉर्गन स्टैनली की जो बजट की उम्मीदें हैं उन पर बात करें तो सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट का टारगेट उन्होंने 4.5% तक उन्होंने बताया कि पॉसिबल लग रहा है। FY26 में उनका मानना है कि डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो है वो 35,000 करोड़ तक पूरा हो सकता है। बजट का फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर और नए जॉब्स क्रिएशन पर रहेगा। इसके अलावा सोशल सेक्टर पर खर्चे को बढ़ाने का भी कदम उठाया जा सकता है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए लेबर और इंडस्ट्री लॉज में रिफॉर्म्स भी पॉसिबल नजर आ सकते हैं। MSMEs को लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा, साथ ही MSMEs को इजी क्रेडिट और दूसरे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देने की उम्मीद जताई है। इनकम टैक्स रेट्स में बदलाव से मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है, और होम लोन इंटरेस्ट जो है उसकी लिमिट 3 लाख तक बढ़ सकती है। मॉर्गन स्टैनली की सेक्टर स्पेसिफिक अगर बजट की उम्मीदों की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि स्टील इंपोर्ट और सेफगार्ड ड्यूटी जो है वहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। साथ ही डिफेंस बजट में जो एलोकेशन होगा वो 8 से 10% तक बढ़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हेल्थ केयर में जो इन्वेस्टमेंट है वो GDP का 2.5% तक भी देखने को मिल सकता है। मॉर्गन स्टैनली का जो मार्केट पे आउटलुक की अगर बात करें तो फाइनेंशियल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स पर उन्होंने ओवरवेट का स्टैंस दिया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर पे भी उन्होंने ओवरवेट की गाइडेंस दी है। इन 4 सेक्टर्स के अलावा बाकी सारे सेक्टर्स पे उन्होंने अंडरवेट की गाइडेंस दी है। तो ये पूरी रिपोर्ट थी जहां मॉर्गन स्टैनली ने बजट पे अपना आउटलुक पेश किया है। एम्फेसिस, यहाँ मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ आशीष। एम्फेसिस को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। ठीक है, मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। हालांकि कल स्टॉक काफ़ी चला है 4% के करीब, लेकिन अगर आप इसका और थोड़ा सा लंबा चार्ट देखेंगे कंपेयर टू बाकी मिड कैप आईटी, इसने अंडर परफॉर्म किया है। इस स्टॉक ने, आप पिछले 3 महीने का चार्ट देखिए फॉर एग्जांपल, इस स्टॉक ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी एस्टिमेट से कम है, लेकिन डील विन और पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है और कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग है मैनेजमेंट की। तो वो आई थिंक मार्केट शायद उस पर ज़्यादा तवज्जो दे। कल 200 डे मूविंग एवरेज से अच्छी बाइंग आई थी यहाँ पर, तो मैं कह रहा हूँ ये स्टॉक चला नहीं है पिछले 3 महीने से 6 महीने से, तो एक बार के लिए मैं सिर्फ इसको जैसे मैं कह रहा हूँ थोड़ा रिस्क लेके इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ। को हैरानी नहीं हुई कि इस तरीके से यहाँ पर रिकवरी आई है, तो इसके लिए मुझे फ्रैंकली हैरानी नहीं है। अब आप इसको चाहें तो कह दें कि कौन कॉल में चीज़ें पॉजिटिव आ गई, इसके लिए आ गई, वो रिकवरी आनी थी एम्फेसिस में। फ्रैंकली आई एम नॉट सरप्राइज कि ये स्टॉक इस तरीके से यहाँ रिकवर हो रहा है, और पूरे अर्निंग सीजन में मेरे ख्याल से अगर सबसे ज़्यादा एक पैसा बना होगा किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में तो वो एम्फेसिस बना होगा। बिल्कुल, देखिए एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन की बात थी यहाँ पर कि अगर 4% गैप डाउन के साथ खुले उसके बाद आप क्या करें,
और वहाँ से शानदार रिकवरी। और खैर कॉनकॉल में उस चीज़ का एक कंफर्मेशन मिला, जो बाकी प्रेस रिलीज मार्केट ने मैनेजमेंट ने भेजी थी उसमें भी क्लियर था कि डील विंस और जो पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं इसके बारे में कहना भूल गया था, एम्फेसिस का सबसे बड़ा सेगमेंट BFSI है, और ये बात तो हमने पूरे अर्निंग सीजन में सुनी है। BFSI में ग्रीन शूट्स तो काफ़ी समय से थे, इस बार तो पूरे अर्निंग सीजन में कमेंट्री ये थी कि BFSI के अलावा और कहाँ पर ग्रीन शूट्स हैं। जो TCS और इन्फोसिस की कमेंट्री में डिफरेंशियल था वो यहीं पर था, लेकिन BFSI में तो सबने बोला है कि ग्रीन शूट्स हैं। और एम्फेसिस सबसे बड़ी कंपनी है BFSI की, मतलब BFSI सबसे बड़ा क्लाइंट है। आई थिंक 70% तक BFSI ही है एम्फेसिस के केस में। वीरू, ये भी एक रीज़न था कि आज सुबह मेरी फीलिंग थी कि इसको रेड लेने के बजाय ग्रीन लिया जाए, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह वो पहले 10 मिनट में लगता है कि स्टॉक नीचे खुला, लेकिन एक्शनेबल क्या था? एक्शनेबल नीचे खुलने के बाद वो 4% नीचे खुला, आप 4% नीचे बेच थोड़ा ना पाएंगे, बेचे तो आप 4% के बाद ही बेच पाएंगे उसको, उसके बाद बेच के पैसा बनेगा या उसके बाद खरीद के पैसा बनेगा। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है यहाँ पर। एम्फेसिस नंबर्स, उसके बाद अगर आप देखें 3021 पे ओपन लो हुआ था, लेकिन उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी। सिद्धार्थ, आपका टेक, मतलब इस बार वाकई कुछ नंबर्स प्रभावशाली रहे, लार्ज कैप आईटी में भी, मिड कैप आईटी में, बट अनुज जो पॉइंट आउट कर रहे थे बात रिगार्डिंग एम्फेसिस फॉर द स्ट्रॉन्ग BFSI रेवेन्यू मिक्स, आपको मिड कैप आईटी में क्या क्या इस वक्त इम्प्रेस कर रहा है, स्पेशली पोस्ट क्वार्टरली अर्निंग्स? जैसे कि मैंने पहले भी कहा शो में कि आईटी में मिड कैप नहीं लेकिन लार्ज कैप पे हमारा रुझान रहेगा और बने रहे, ये मैं कह चुका हूँ। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब प्रकाश दीवान जुड़े हैं बिग मार्केट वॉइसेस में, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। पहले आईटी से ही बात करते हैं। आज का टॉप गेनर और टॉप लूज़र दोनों आईटी स्पेस से। एम्फेसिस में शानदार रिकवरी इंट्राडे से, लेकिन साइंट 22% नीचे। पहले तो इन दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू। सो अनुज, देखिए आईटी में कोई इस टाइप की बहुत ही कन्विंसिंग वो ट्रेंड या वैसी तो आई नहीं है क्लैरिटी कि भाई ये सारी अच्छी कंपनीज मिड कैप वाली, लार्ज कैप वाली, सभी परफॉर्मेंस एक बराबर आएगा। जो यूएस में हो रहा है उसमें अभी भी आईटी की तरफ कोई ऐलान तो हुए नहीं है, लेकिन अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स किस टाइप के इस साल में आते हैं उसके लिए काफी क्लाइंट्स, बड़े क्लाइंट्स वेट करते हैं। जो TCV कहते हैं हम लोग, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के जो वो है, नए ऑर्डर्स की जो क्षमता कितनी बनानी है, उस पे से आगे वो लगेगा, अंदाजा लगेगा कि इन कंपनीज में रफ्तार की देगी। अगर आप इन्फोसिस के आंकड़े देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें उन्होंने आगे चल के ग्रोथ का भी वो किया। TCS की बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, विप्रो ने अपनी गाइडेंस तो फाइनली कहीं ना कहीं सुधारी। सो देयर आर सम पॉकेट्स जहाँ पे अच्छाई है, और कई जगह टेक महिंद्रा, HCL टेक में आपको वीकनेस भी दिखी है। सो मुझे लगता है कि ये बहुत बॉटम अप अप्रोच होने वाला है आईटी में। एक ब्रॉड ब्रश वो सेगमेंटल वो वैसा है नहीं, बट हाँ BFSI को लेके जो एडवांटेजेस कुछ कंपनीज को हैं और जिसमें डिसएडवांटेज ENRD में है, जो एक सेगमेंट जो नहीं अभी तक चला है, तो वो उसके लिहाज से आपके ऊपर जो डिपेंडेंस है इन सेगमेंट्स की, उसको वो बिहेवियर आपको स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। साइंट को दबाव इसीलिए है और एम्फेसिस को फायदा हो गया है, बट इट्स टू अर्ली टू कॉल आउट कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है या रिवर्स होना है यहाँ से। मुझे अभी भी लगता है कि ये क्वार्टर निकल जाएगा इसी अटकलों लगाते हुए कि फाइनली होना क्या है सारे साल में। बट FY26 की जो क्लैरिटी जब आएगी तब एक बहुत बढ़िया मौका बन सकता है कुछ सिलेक्टिव बेसिस पे, बॉटम अप बेसिस पे आईटी स्टॉक्स में लेने। ओके, ये था प्रकाश सर का आईटी पर व्यू। प्रकाश सर, लेकिन जिस थोड़ा सा नॉट एग्जैक्टली एनी स्टॉक और सेक्टर, जिस प्लेसमेंट के साथ हम जा रहे हैं इस बजट में, हमें प्री बजट रैली नाम की कोई चीज़ नहीं थी यहाँ पर, और इंस्टीट्यूशनल मनी जिस प्रकार की से बिहेव कर रही, चाहे वो DIs का पैसा हो या फिर FIs की कैश सेलिंग, ऐसा लग रहा है प्रकाश सर कि FIs ने किश्त बांध ली है। 5500 करोड़ रोज बेचेंगे, आप कुछ कर लो, चाहे अच्छे नंबर्स दो चाहे बुरे नंबर्स दो। क्या लग रहा है, आई मीन ये बजट इस फॉल को, इस गिरावट को थामेगा या फिर अभी ये सेलिंग कंटिन्यू करेगी, जहाँ पे जैसे भी हमारी इंडियन मार्केट्स की ग्लोबल मार्केट्स में प्लेसमेंट है? तो इंटरेस्टिंग सवाल है वीरू कि अगर FIs इसी रफ्तार से बेचते रहे तो हम लोग की जो SIP की ताकत है वो कब तक इसको वो कर पाएगी, इसका मुकाबला कर पाएगी। बट देखिए ये FIs या SIP या DIs की तरफ का कोई वो झगड़ा नहीं है। मार्केट में दोनों बेचने और लेने वालों का मंतव्य जब
वो रहता है, मिलता है, कहीं ना कहीं कन्वर्ज होता है, तभी एक एक ट्रेड बनता है। तो ये तो जरूरी है मार्केट को हेल्दी रहने के लिए कि कोई निकल रहा है और कोई ले रहा है। अब बजट का जहां तक सवाल है, मुझे ये लगता है कि बजट अंदाजा ये है कि बजट अच्छा आएगा, प्रोग्रेसिव आएगा, क्योंकि इस समय पे जो जिस चीज की जरूरत है वो इस सरकार को एहसास है और उनके पास काफी उनके तर्कश में तीर हैं जो वो छोड़ सकते हैं। अब उस लिहाज से अगर बजट ठीक आता है, एफआईसी सेलिंग शायद 5,000 नहीं, वो 10,000 करोड़ भी हो जाए, क्योंकि उनको आसान हो जाएगा जो उनके टारगेटेड एग्जिट्स करने हैं वो अब्सॉर्ब होने के लिए। तो अगर बजट अच्छा आता है तो भी एफआईसी की एग्जिट तो होगी। एफआई जब आएंगे तो वो बजट के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की वजह से आएंगे और वो हो सकता है वो फरवरी में ना हो, मार्च में हो। सो मुझे लगता है कि एफआई के एग्जिट से जो आपको मौके मिल रहे हैं, अच्छी कंपनीज के वैल्यूएशन सॉफ्ट हो रहे हैं। आप देखिए, बड़ी से बड़ी कंपनी ट्रेंड जैसी कंपनी जो बहुत अच्छी लग रही थी लोगों को 6,500-7 हजार पे, आज वो कितनी नीचे है, लेकिन अभी भी महंगी है फ्रॉम अ पी पर्सपेक्टिव। तो वो कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे ये लेवल वो आ जाएगा जो टॉलरेबल होगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। इसको घबराना की कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये है कि आपका जो पैसा लगा हुआ है वो 25-30-35% डाउन होता है तो दर्द जरूर होता है, लेकिन हम बहुत टाइम से ये कहते आ रहे हैं कि थोड़ा सा आपको कैश पे रहना चाहिए, एलोकेशन, एसेट एलोकेशन रिविजिट करना चाहिए। अब ये चांस आया है और आएगा, फरवरी का महीना पूरा शायद निकल जाए इस टाइप के उसमें, क्योंकि ग्लोबल क्यूज बहुत नेगेटिव है। डोमेस्टिक तो आप छोड़िए, ग्लोबल क्यूज की वजह से ही हम लोग बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आ पाएंगे इस महीने। हो सकता है मार्च का महीना है जब कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाए। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। जैसा वीरू सर कह रहे थे, प्री बजट रैली तो देखने तो मिली ही नहीं, लेकिन प्री बजट गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स ने ज्यादा सरप्राइज किया इस बार। पिछले बजट में, बजट से पहले चले थे, बजट के बाद भी चले थे, इस बार वो रैली देखने को मिल नहीं रही है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, पीएफसी, आरईसी, आज भी देखिए एनर्जी बास्केट का या फिर पूरा पीएसयू सेगमेंट ही गिरा पड़ा है। इस पर आपका टेक? देखिए श्रेया, ये जो सेगमेंट था, जब कुछ नहीं इसमें हो रहा था, तो जब जान फूकी गई, एक सरकार ने पहल की कि आत्मनिर्भर भारत में इन सब कंपनीज का कारोबार बनेगा, बढ़ेगा, क्षमता बढ़ेगी, तो वो एक चेंज बहुत पॉजिटिव आया। अब यहाँ से कोई चेंज हासिल करने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो अगर आप 3-4 बड़ी कंपनी ले लीजिए, HAL, BDL, BEL, ये सारी कंपनी जो सो कॉल्ड डिफेंस सेक्टर में है, इनका केपेक्स मिला के भी मारुति के केपेक्स से पिछले 3 साल का कम है। सो इन्होंने कोई अपनी क्षमता इतनी बड़े पैमाने में चेंज नहीं की है। अब जरूरत है और अब करेंगे, लेकिन उसमें बजटरी एलोकेशंस कैसे आते हैं, क्या है, तो थोड़ी सी अटकल ये लग रही है कि हो सकता है सरकार के पास इतना लीवे ना हो कि डिफेंस पे और खर्चा कर सके। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये स्टोरी 10 साल की है। इसमें आपने 2 साल अभी देखे हैं, 1.5 साल बहुत अच्छा गया, आधा साल थोड़ा खराब गया, तो आप बाकी के 8 साल को इस पे वो निराश ना हो जाइए। वापस एक दौर आएगा जब ये कंपनीज अच्छा कर पाएंगी, लॉन्ग टर्म स्टोरी है। लेकिन ऊपर नीचे तो ये होता रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत एक्सेसिव हो गए थे, तो वो थोड़े से रीजनेबल हो रहे हैं। और जैसे जैसे ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन आपको दिखना शुरू हो जाएगा, तो वो एक दृढ़ बन जाएंगी कंपनीज, और मजबूत बन जाएंगी, और फिर लोगों को ये पोर्टफोलियो में इस टाइप की वॉलेटिलिटी झेलनी नहीं पड़ेगी। हाँ सर, लेकिन सर ये लार्ज बैंक्स ने बहुत तंग किया इस बार। स्पेशली HDFC बैंक देखिए, डेलो के आसपास आज भी काम कर रहा है, बहुत पेन झेला है। कब तक और झेलना पड़ेगा, कब तक सहे इस दुख को? I wish I knew this. लेकिन जो दर्द झेल रही है बैंक्स, वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कर रही है। जैसे आपको सिंपल लॉजिक है कि जब शरीर बीमार होता है या टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसलिए होता है कि शरीर लड़ रहा है इन्फेक्शन से, इसकी वजह से होता है। तो एक अंदाजा ये हमको जो टेम्परेचर राइज दिखा है, ये बहुत क्लियर है कि बैंक्स एज अ सेगमेंट हैज डन अ लॉट टू, जिसको कहते हैं ना, जो क्लीन अप करना है। आप HDFC की जो दर्द था, उसकी बीमारी ये थी कि भाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आपका सही नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, बहुत ऊपर है, वो उन्होंने वो अपना घटाया। कोटक बैंक का ये था कि भाई आपने टेक्नोलॉजी के जो अपनाई थी, वो पूरी तरह से KYC नॉर्म्स को वो नहीं कर रही थी रिस्पेक्ट, वो उन्होंने उसको सॉर्ट आउट किया। सो इस टाइप की चीजें जो बैंक्स के लिए करनी थी, वो सब हो चुकी। अब सरकार अगर ये केपेक्स का साइकिल शुरू कर देती है, बजट में कोई भी चीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको फेवर करती है, तो शायद आप ये मान के रखिए कि बैंक्स को आगे चल के क्रेडिट ग्रोथ करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट घटने की अब
हम लोग नजदीक उस पे आ गए हैं लेवल पे कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कट जाएंगे। अगर फरवरी में नहीं घटे तो शायद अप्रैल में घटेंगे, बट जैसे इंटरेस्ट रेट कट होता है तो आपको एक वापस निम्स में मतलब मार्जिन में इंप्रूवमेंट होते हुए दिखेगा। थोड़ा बहुत डिपॉजिट अक्रीशन ज्यादा होने लगेगा। लोग जब घटना शुरू होता है इंटरेस्ट रेट तो एफडी ज्यादा करते हैं। सो ये इस टाइप की चीजें हो सकती है, और वो टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। सो आई एम श्योर ये जो क्वार्टर चल रहा है इसको जाने दीजिए, और हो सकता है अप्रैल से एक बहुत नया दौर शुरू होगा और बैंक्स और बीएफएसआई एज अ वर्टिकल अच्छा खासा परफॉर्म कर पाएगा। ओके, मीनवाइल श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स आ रहे हैं, कुछ देर में थोड़ा एक और डिटेल नंबर आ जाए फिर देखेंगे, क्योंकि अभी पहला नंबर थोड़ा मुझे थोड़ा सा मतलब आउटलैंडिश लग रहा है, क्योंकि 2100 का अनुमान था, उसके सामने 3500 करोड़। तो एक बार चेक कर लेते हैं पहले कि और कहाँ से ये नंबर आया, उसके बाद इस पर डिटेल में बात करेंगे। एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। और यूनाइटेड स्पिरिट्स सुबह भी बात यही हुई थी हमारी कि ये स्टॉक में आज नंबर भले ही अच्छे हों लेकिन हायर लेवल पर सेलिंग आ सकती है, क्योंकि दिक्कत है जो मैनेजमेंट चेंज हुआ। अब प्रकाश जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स अब नई मैनेजमेंट के अंडर क्या व्यू रखें? क्या जो री रेटिंग हुई है स्टॉक की वो कंटिन्यू करेगी या अभी इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा? अनुज, मुझे नहीं लगता है ये मैनेजमेंट चेंजेस से कोई चीज स्लो हो सकती है। एक नए सीईओ आने से जो काम हो रहा है उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने की वजह से ही उनको चुना जाता है। कोई कंपनी ये नहीं चाहेगी, और जिसके पास खास करके इतना टैलेंट पूल अवेलेबल है कि भाई आप ऐसे इंसान को लेके आए जो हो रहा है काम उसको रोके या उसको रिवर्स करे या स्लो करे, ऐसा तो कोई करेगा नहीं। मुझे लगता है कि जो प्रीमियमाइजेशन का दौर इन्होंने हीना नागराजन जी के उसमें देखा था टाइम में लीडरशिप का, दैट इज ऑलरेडी प्लेड आउट सो वेल। मतलब इतना अच्छा काम हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी है, क्योंकि कई जगह जो प्राइस पॉइंट्स पे ये लोग बेच रहे हैं, कई जगह पॉइंट्स ऑफ सेल पे इनका प्रोडक्ट नहीं रहा, वो हटाया गया है क्योंकि वो एक अलग लेवल के ब्रैकेट में चले गए थे। तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही पहले से बेहतर होगा आपको नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। और अब कोई भी चीज बैलेंस शीट पे या पीएनएल पे इसको नीचे रख सके ऐसी है नहीं मेरे हिसाब से। थोड़ा सा अजीब लगता है, बट 1500 के करीब अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स ले रहे हैं तो ये 3 साल में आपको 2500 भी दे सकता है। सो इस टाइप का पोटेंशियल है इसमें। अब वो 3 साल की शुरुआत कल से हो रही है, 6 महीने बाद हो रही है, बट वो दौर एक आएगा जिसमें जितने भी पहले का काम किए हुआ है उसका आपको फल सारा दिखना शुरू हो जाएगा। एंड आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन इट। ये चेंज जो हुआ है ये आपके लिए मौका है कि भाई चेंज की वजह से एक जगह बन गई, फोमो ना हो, आप ले लीजिए और लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको रखिए अपने पास। ओके, मीनवाइल श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स एक्चुअली अच्छे नहीं हैं टेक्निकली अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो नंबर है इसमें एक 1600 करोड़ का एक वन ऑफ है। अगर आप उसको एडजस्ट कर देंगे तो वो पोल से नंबर थोड़ा सा कम है, 1657 करोड़ का वन ऑफ है। और नेट इंटरेस्ट इनकम भी जो है वो थोड़ी सी एस्टिमेट से कम है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर्स अच्छे नहीं हैं, मतलब जितने मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे एक्चुअली थोड़े से फीके ही हैं ये नंबर्स जो हैं श्रीराम फाइनेंस के। अब कितनी पोजीशनिंग है क्या है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन प्राइमा फेसी क्योंकि पहली रिएक्शन सिर्फ उस नंबर पर आई 3570 करोड़ की, लेकिन इसमें एक वन ऑफ इंक्लूडेड है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। उस वन ऑफ को अगर आप एक्सक्लूड कर दें तो नंबर्स उस हिसाब से इतने अच्छे हैं नहीं वैसे। प्रकाश, आपका क्या व्यू होगा इन एनबीएफसीज पर? सो एनबीएफसीज पे जैसे मैंने शेयर से बात करते हुए बता रहा था मैं कि जो बैंकिंग में जो चेंज आ रहा है या आने की आने की आशंका है कि भाई ये चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट का घटना, क्रेडिट ग्रोथ के एक्सपेंशन के वजह बननी, और बैंकों ने अपने आप को बैलेंस शीट लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग करके जो सक्षम बना लिया है, ये तीनों चीजें जब कन्वर्ज होंगी तो बहुत वो रहेगा। और सेम चीज एनबीएफसीज में, ऑफकोर्स एनबीएफसीज में कुछ आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो रहा है, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज का अलग हो रहा है, ऑटो लोन्स का अलग हो रहा है। सो यू विल हैव टू चूज। बट जैसे श्रीराम फाइनेंस की आप बात कर रहे थे, इसमें मेरे ख्याल से ये वन ऑफ हो सकता है कि हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस की लिक्विडेशन का हो, मतलब जो इन्होंने एक हिस्सा बेचा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट इक्विटी फंड्स को, उसकी आई होगी। लेकिन ये जो सारे जो पहल कर रहे हैं एनबीएफसीज, वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए करेंगे। जैसे जेएम फाइनेंशियल की बात कीजिए, जेएम फाइनेंस में बहुत सारी एक्टिविटी हुआ करती थी, कई जगह कहीं रोक लगी, कहीं टोका गया उनको, ये क्या, सो वो उसकी वजह से थोड़ा सा धीमा पड़ गया।
बट जो इनका मेन बिजनेस है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाला, जो ब्रोकिंग साइड वाला, जो फी बेस्ड मर्चेंट बैंकिंग वाला, मुझे नहीं लगता उसमें कहीं भी कोई इस टाइप की रुकावट आएगी लॉन्ग टर्म बेसिस पे कि ग्रोथ बंद हो जाए। एक आध चीज स्लो हो गई तो बाकी की 2-3 चीजें चल रही हैं, वो चेंज होता रहेगा। सो आई एम क्वाइट पॉजिटिव। बहुत चॉइस है आपके पास अनुज, और एनबीएफसीज में कई और भी हैं जो इंश्योरेंस साइड पे, ब्रोकिंग साइड पे है। के फिनटेक जैसे, अब ये एनबीएफसी नहीं है बट सेकेंडरी फाइनेंशियल्स में है। बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, तो मुझे लगता है कि इस टाइप के मौके आपको मिलते रहेंगे। जिस हिसाब से एसआईपी चल रही है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आ रहा है हिंदुस्तान के मार्केट में, एफआईज बेशक जा रहे हो लेकिन उसके लिए ट्रेडिंग तो फिर भी होती है, तो एक्टिविटी होगी तो ये रजिस्ट्रार लोग जो है ये कमाई तो करेंगे ही करेंगे। सो के फिनटेक इज अ गुड बेट, बट एज आई सेड थोड़ा सिलेक्टिव होकर लीजिए। और मार्च के बाद तो इवन द लेंडिंग एनबीएफसी जो से पैसा लोन दे के कमाई करते हैं, वो भी शायद बहुत अच्छा आपको प्रदर्शन दिखा सके। बट यू हैव टू वेट टिल मार्च, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाने के बाद ये सारे इवेंट्स हो जाए उसके बाद। चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे और बजट से पहले बाजार की प्लेसमेंट पर अपनी टिप्पणी की। एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। आपसे फिर मुलाकात होगी बजट के दिन। और चलिए अब एक काम करते हैं, व्यू लेते हैं इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी बैंक पे। अनुज, क्या करना है इस लेवल पे, अगले हफ्ते के लिए अप्रोच क्या रहेगी? बिल्कुल, उससे पहले मैं एक बार श्रीराम फाइनेंस दिखाता हूँ आपको। देखिए जो मैं उस समय एनालाइज कर रहा था नंबर्स, आई थिंक वो क्लियर हो गया था कि वो नंबर अच्छा नहीं था और इसके लिए एकदम से स्टॉक अब कोलैप्स हुआ और डे लो पर आया वहाँ से। देखिए स्ट्रैटेजी की जहाँ तक बात है वीरू, ये मार्केट जो है ना वो रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाला मार्केट है। मतलब ये कहने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन फैक्ट ये है कि इस मार्केट में ओवरनाइट रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट आपको मौके दे रहा है डे के अंदर पहले 15 मिनट अच्छे से ऑब्जर्व करके उसके बाद ट्रेड लेने का। मार्केट का बड़ा टेक्सचर है सेल ऑन रैली, और जहाँ पर भी रैली फेल हो रही है वहाँ पर सेल करने से पैसा बन रहा है। और एक साइन बन रहा है यहाँ पर मार्केट का कि निफ्टी रीसेंट लो शायद तोड़ेगा, और समहाउ मेरी एक फीलिंग है कि हम इवन 22,522 की तरफ भी आ रहे हैं। तो किसी भी नई रैली में फंसिए मत, हर रैली को यूज़ करिए अपनी पोजीशन को हल्का करने में, और ख़ास तौर से फंसे हुए स्टॉक से बाहर निकलने के लिए। और ये मेरा एक व्यू रहेगा इस मार्केट को लेकर। बड़ा ट्रेंड जो है वो रैली में, जहाँ रैली फेल हो वहाँ शॉर्ट करने से हो रहा है। ओके, ये इंडेक्स पे व्यू और निफ्टी बैंक पे। और अभी काम करते हैं BTSE ट्रेड्स पिक करते हैं। अब बाय टुडे सेल टुमारो है या सेल टुडे बाय टुमारो है, ये मेहमान बताएंगे। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? आई थिंक शॉर्ट स्टॉक का नाम है पावर फाइनेंस, ट्रेड कर रहा है 408 पे। मेरे ख्याल से 412 का स्टॉप लगाना चाहिए, करीब 4 रुपए का। डाउन साइड टारगेट करीब 400 397, तो 400 एक रीजनेबल टारगेट है। 1:2 पावर फाइनेंस शॉर्ट। ठीक है, पावर फाइनेंस शॉर्ट की सलाह। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? PPCL को शॉर्ट करूंगा। ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आके वापस इसने एक रेजिस्टेंस लिया। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है तो इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे 268 के, टारगेट्स 250 रुपए तक के रहेंगे। ओके, तो ये इस समय अमित जी की ट्रेड। रचना जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी, मैं लॉरस लैब के फ्यूचर्स को लॉन्ग करूंगी। अभी रिजल्ट आया था एंड इट इज मूविंग नाइसली। 590 पे इसका एसएल लगाएंगे हम, और अपसाइड पे पहला टारगेट होगा 620 और उसके बाद 630। क्या ट्रेड करेगा? कविता जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? एक्चुअली कविता जी सिर्फ सुनाई नहीं दिया था, आपका ट्रेड सुनाई दिया। ओके, सो रिलेटिव स्ट्रेंथ पे मुझे लगता है भारती एयरटेल का प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। अपने एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को आज इस काउंटर ने निकाला, ऑल्दो बाजार की गिरावट में ये भी नीचे आया है, बट स्टिल मुझे लगता है यहाँ पर प्लेसमेंट कंपैरेटिवली अच्छा है। और जब तक ये काउंटर 1620 के लेवल के ऊपर है, यहाँ पर एक बाइंग देखी जा सकती है। फॉर द प्राइस टारगेट इस इमीडिएट हाई 1680 1700 की तरफ ये मूव करता हुआ दिख सकता है। सो भारती एयरटेल विल बी बाय। भारती विल बाय। कविता जी 100% सपोर्टिंग यू। मुझे भी नहीं सुनाई दिया था, तो सिर्फ आपकी ट्रेड सुनाई दिया था। वो थोड़ा सा कई बार ऑडियो में दिक्कत आ जाती है वो, तो इसके लिए वीरू हमको भी नहीं सुनाई दिया था कि आपने कविता जी से पूछा है। मतलब लेट्स बी फेयर। और एक बात तो है कविता जी, जब से आई थिंक पिछले 3 महीने में अगर किसी एक को मुझे नहीं बोलना पड़ा है कि अनम्यूट करिए तो वो कविता जी।
मतलब तो वो बाकी जगह भले ही वो हो, लेकिन कविता जी ने उस दिन के बाद से म्यूट नहीं किया है। नहीं, इनकी तकनीक चुरा ली है ना राजेश जी ने और अमित जी ने, इनकी तकनीक चुरा ली है। वो टेक्निक जो है, मैं कह रहा था इनका कुछ सामान चोरी हुआ है, वो इन्होंने चुरा लिया। ये सीधे बोल देते हैं अरे यार हमसे थोड़ी दबा है, आप दब गया होगा, है ना। नया फीचर है ये, ऐसी बात नहीं है, इसको हम भी सीखेंगे धीरे धीरे। तो एक बार ट्राई कर लें राजेश जी पे वो राजेश जी ट्रेड बाकी है। हाँ जी कुछ नहीं, आपका ट्रेड क्या होगा? आज मैं देखिए वीरेंद्र जी, देखिए मेरा ट्रेड होगा टेक महिंद्रा पे, सुबह भी दिया था, वो कंसोलिडेट ही हो रहा है और मुझे लगता है ऐसे वोलेटाइल मार्केट में अगर कुछ लेके जाना है तो थोड़ा आईटी एक सेफ्टी दे रहा है, एफएमसीजी सेफ्टी दे रहा है, तो टेक महिंद्रा विल बी द सेम बाय। 1715 चल रहा है, 1695 का स्टॉप लॉस रखे, 1750 1770 ये मेरा टारगेट रेंज रहेगा एज ए बीटीएसटी। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, जो खबर नीचे ब्रेक हो रही है उसकी बात करते हैं। TRAI ने कंपनियों को कहा था, टेलीकॉम कंपनियों को, कि जिसको डेटा नहीं चाहिए उसको आप ज़बरदस्ती क्यों कहते हैं डेटा लेने के लिए, उसके लिए सिर्फ एक वॉइस पैक लेकर आइए। तो कंपनियों ने वो किया, लेकिन कंपनियों ने क्या किया कि कंपनियों ने उस वॉइस पैक से डेटा ही हटा दिया और उसकी प्राइस वही रखी। तो असीम से पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो असीम, अब इस पर TRAI ने क्लियरली संज्ञान लिया है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश देते कि बहुत सारे लोग हैं जो डाटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक वॉइस पैक ओनली लेकर के आया जाए। ट्राई को लग रहा था कि लोग डाटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जो नए वॉइस ओनली पैक होंगे वो काफ़ी सस्ते होंगे, उपभोक्ता को थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ, टेलीकॉम कंपनियों ने मौजूदा पैक से ही डाटा हटा दिया। तो हुआ क्या कि जो वॉइस पैक थे, जो डाटा वाला पैक था या वॉइस पैक थे, वो मात्र 2% सस्ते हुए, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने जो दूसरे जो पैक्स थे उनके टैरिफ बढ़ा दिए। तो ये टैरिफ 7% से लेकर के 12% तक बढ़ गए। तो जो उपभोक्ता को जो फायदा होना था उसका नुकसान हो गया। हमने ही बुधवार को एक खबर प्रमुखता से दिखाई थी। तो अब टेलीकॉम रेगुलेटर ने भी इसका संज्ञान ले लिया है। अगले 7 दिन के अंदर टेलीकॉम कंपनी ये टैरिफ ट्राई को फाइल करेगी। आज भी टेलीकॉम ट्राई में 2 बैठकों का दौर हुआ और उसके बाद ट्राई ने कहा कि हम इन टैरिफ की जांच करेंगे, उपभोक्ता को जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा मिलेगा। तो आने वाले दिनों में इन टैरिफ्स की जांच करके ट्राई जो टेलीकॉम कंपनियां उनको निर्देश दे सकता है कि आप जो पैक्स है उनकी रेट और कम कीजिए। ओके, चलिए असीम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये फैसला जो था, इसको कहा जा रहा है कि भाई आप स्पिरिट में अप्लाई करिए इसको, तभी तो फ़ायदा है, वरना क्या फ़ायदा। आप चलिए अब एक काम करते हैं, बैन अपडेट और ले लेते हैं, उसके बाद पंचनामा की बात करेंगे। 3 स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें 2 मेटल नाम है, सेल और NMDC। सेल तो ऑलमोस्ट सर्टेन है, 99% पोजिशनिंग, NMDC में 93% पोजिशनिंग और आरती इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर भी 94% पोजिशनिंग बैन की तरफ बढ़ता हुआ। इसमें से आरती की बात करते हैं। गाबा सर, आरती इंडस्ट्रीज़, एक बार चार्ट लेकर आइए आरती का। मुझे याद है 3 दिन पहले तक ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, हमने इसकी बात भी की थी, लेकिन 1-2 दिन में यहाँ भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। कोई व्यू स्टॉक पर? एक्चुअली यस, काफी दिनों से गिरावट आई थी 750। 2-3 दिन पहले लग रहा था कि एक अपमूव मिलेगा, लेकिन वापस 2-3 हफ्ते पहले लगा था अपमूव मिलेगा, लेकिन 3 दिन से फिर एक गिरावट है। अब सेल मोड पर है आरती इंडस्ट्रीज, ट्रेड कर रहा है 438। क्या सेल करे? बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए, 450 का स्टॉप लगाइए बस, और नीचे छोड़ देना चाहिए 420 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 410 भी पॉसिबल है आरती इंडस्ट्रीज में। ओके, चलिए, तो ये आरती इंडस्ट्रीज़ की बात होगी। अब बात करते हैं मार्केट का पंचनामा की। जी हाँ, 335 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम जुड़ेंगे आपके साथ और आपके सवालों के जवाब देंगे। श्रेया और मैं जुड़ेंगे इस कार्यक्रम के लिए। श्रेया, एक टीजर हो जाए, क्या सवाल है? बिल्कुल, संजीव जी का सवाल है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं आपको फॉर योर मॉर्निंग कॉल ऑन एम्फेसिस। फिर कह रहे हैं कि ग्रेट एनालिसिस सर। अब वो पूछना चाह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर, स्पेशली LNT। संजीव जी, थैंक यू सो मच। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मेक और ब्रेक सॉर्ट ऑफ जगह पर खड़ा है बजट के हिसाब से। मैं आपको सिंस आपने LNT की बात की, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कैपिटल गुड्स इंडेक्स दिखाता हूँ। 3 महीने का कैपिटल गुड्स इंडेक्स लेकर आइए एक बार ज़रा। वैसे इंफ्रा भी दिखा देंगे तो भी चलेगा, कैपिटल गुड्स बेटर होता है। ये कैपिटल गुड्स इंडेक्स है 3 महीने का, और अब इसमें इसको थोड़ा और क्रंच करके 1 महीने का कर दीजिए। 3 महीने में करीब करीब 8% गिरा है, लेकिन आई थिंक 1 महीने में ये देखिए करीब 9-10% का डैमेज हुआ है। अब आप बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनियां देखिए, ABB, सीमेंस, सारे के सारे स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है। ये एक रिस्क है मार्केट को, जो लग रहा है कि जो कैपेक्स नहीं पे हो पा रहा है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर बजट में बड़ा कैपेक्स अनाउंसमेंट हो गया तो
इन स्टॉक्स में बड़ी रैली आएगी। क्यों? क्योंकि इन स्टॉक्स में पोजीशनिंग काफ़ी बेरिश हो चुकी है। सारे के सारे स्टॉक्स पिछले एक महीने में, इनफैक्ट हम HDFC बैंक और बाकी स्टॉक्स की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा मार्केट में अगर किसी एक स्पेस में वीकनेस आई है तो वो कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ये वाले स्पेसेस हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी तो सबसे ज़्यादा इन्हीं कंपनियों पे इम्पैक्ट आएगा। तो अगर तो वो बजट में आ गया तो मुझे लगा बड़ा पॉजिटिव होगा। नहीं आया बजट में तो थोड़ी और गिरावट हो सकती है, लेकिन काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से प्राइस में है। हम उस इंटरेस्टिंग जंक्चर पर हैं जहाँ पर बजट ना बस थोड़ा सा भी अच्छा आ जाएगा तो ये सब स्टॉक्स चल जाएंगे बेसिकली। तो बजट तक का वेट कर लें। वैसे मेरा ये मानना है कि अगर आप एक इन्वेस्टर है ना, अब टाइम आ गया कि इन स्टॉक्स में थोड़ा सा नेबल किया जाए। सूनर और लेटर वो इन्वेस्टमेंट आनी है, ऐसा तो है नहीं। हम मतलब डेवलपिंग कंट्री है जिसको आगे डेवलप कंट्री बनना है, सूनर और लेटर वो आनी है इन्वेस्टमेंट्स। इस बजट में नहीं तो और 2 महीने बाद, लेकिन वो आएगी ज़रूर श्रेया। तो ये मेरा व्यू होगा इस पर। ठीक है, एक ट्विटर से पे भी सवाल लेते हैं। अंजुना जी पूछ रही सर, डॉक्टर रेड्डी पे रिजल्ट खराब थे, बाजार ने पनिश किया है, डेलो के आसपास क्लोज होते जा रहा है, क्या करना चाहिए? एग्जिट की सलाह रहेगी या फिर होल्ड करें? देखिए, ये जहाँ खुला ना वहीं पर बंद हो रहा है, तो उस हिसाब से इंक्रीमेंटली एकदम फ्लैट रहा है स्टॉक। श्रेया मैं बताऊँ, फार्मा में ना दिक्कत क्या होती है, फार्मा में कब ट्रिगर आ जाए पता नहीं चलता। कल या परसों अगर ये अनाउंस कर दे, मान लीजिए कि एक नया इनको मॉलिक्यूल है, उस पर काम हो रहा है, वो बहुत ब्लॉकबस्टर होगा आगे जाकर, यू नेवर नो। ठीक है, फार्मा में मेरे ख्याल से लेकिन आपकी अप्रोच बहुत सिंपल होनी चाहिए। आई थिंक हमने 2-3 हफ्ते पहले डिस्कस किया था, फार्मा में वहाँ बैक करें जहाँ पर आपको अर्निंग्स विजिबिलिटी दिख रही हो। जैसे हमने लुपिन की बात की थी, हमने औरोबिंदो की बात की थी, हमने कुछ हद तक इवन डीवीज की बात की थी। तो जहाँ पर थोड़ी सी रिलेटिव स्ट्रेंथ हो ना, उन पर फोकस करें तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। अभी कुछ टाइम के लिए डॉक्टर रेड्डीज को छोड़ दें, शॉर्ट ना करें इसको वैसे अब, क्योंकि काफ़ी गिर चुका है ये स्टॉक। और आज का जो प्राइस पैटर्न है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसके बाद शॉर्ट करके और पैसा इंक्रीमेंटली बनेगा। हो सकता है बने, लेकिन इन लेवल्स पर अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप सोच भी सकते हैं बाय करने के लिए। चलिए, कुछ देर में 335 पर हम बात करेंगे और ये बाकी के आपके सवाल और जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, आज फ्राइडे है वीरू। पिछले फ्राइडे आपने मेरे साथ लेकिन एक काम ख़राब कर दिया मेरा। पिछले फ्राइडे आपने मुझे बोल दिया ब्लैक वॉरेंट देखने को। मैंने देख तो ली वो ब्लैक वॉरेंट, और मुझे अच्छी भी लगी सच बताऊं तो, लेकिन वो सीरीज़ इतनी डार्क थी कि उसके बाद मुझे 2 दिन तक वो वीडियो गेम खेलना पड़ा मारियो का, अपने आप को थोड़ा सा वापस उस स्ट्रेस को हटाने के लिए। बताइए इस फ्राइडे पे क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है वैसे आपको? वो स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा इस हफ्ते। देखिए, ब्लैक वॉरेंट पर थी, अभी तो इसके कुछ एपिसोड्स बाकी हैं, वो आएंगे, लेकिन ये हफ्ता काफ़ी, अगर आप देखें, हंसी मजाक से भरा होगा। देखिए, एक तो आएगी इस बार स्वीट ड्रीम्स डिज्नी हॉटस्टार पे, और ये आपको याद होगा लिटिल थिंग्स की अभिनेत्री थी मिथिला पालकर, वो है इसमें, और अमोल परेशर। तो ये एक कॉमेडी और साथ ही साथ रोमांस, 2 इंडिविजुअल्स कैसे इकट्ठे रहे थे उसके बारे में है ये। और सबसे बड़ी तो मूवीज वीकेंड पे आशीष, ये अनुज है, स्काई फोर्स थिएटर्स में आ जाएगी कल, और इनफैक्ट आज आपको याद ही होगा 1965 की वॉर पे ये बनी हुई है मूवी। तो ये तो मेरे ख्याल से थिएटर्स पे डेफिनेटली लोगों को ले जाएगी। एक ये हो गई, और एक है वो है हिसाब बराबर। ये आर माधवन है और नील नितिन मुकेश। मेरे ख्याल से ये 3 चीज़ें हैं जो इस हफ्ते आपको एंगेज रखेंगी। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले, क्योंकि हम 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, स्काई फोर्स थिएटर में जरूर जाना चाहिए एक बार। ओके, तो आप जा रहे हैं वीरू? पॉसिबली इसको तो देख के आऊँगा। ओके, श्रेया आप जा रही हैं या कुछ और प्लान है वीकेंड पे? सर अभी नहीं सोचा, पर अब लग रहा है कि जाना चाहिए। ओके, गावा सर आप जा रहे हैं फिल्म देखने? कोई नहीं, नो इनवाइट एट ऑल। कोई बात नहीं सर, प्रकाश सर सॉर्टेड है गावा सर। कुछ होना चाहिए प्रकाश सर, जाओ बिना इनवाइट के भी कभी कभी जाइए, ऐसी बात नहीं है। खैर चलिए, अब एक काम करते हैं, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये थे इस हफ्ते के रिलीज होने वाले OTT और थिएटर्स पे अगर आप देखिए मूवीज और सीरीज। हमारी सीरीज अब क्लोज हो रही है करीब 23,085 पे, मतलब आज की, और निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पे अप्रॉक्सीमेटली क्लोजिंग जोन है 48,357, और डिजास्टर्स डे रहा आज सैंट के लिए, और सैंट एट 1358। परसेंटेज टर्म में ये 22%, यानी इस अर्निंग सीजन में सबसे बड़ा उलटफेर और सबसे बड़ा प्राइस डैमेज पोस्ट अर्निंग अगर किसी में हुआ है तो वो ये है। उसके बाद प्रेस्टीज स्टेट अब 7% नीचे, और प्रेस्टीज स्टेट्स अब 20 जून के बाद अपने हाई से 2040 से अब लगभग 1000 रुपये नीचे ट्रेड करता हूँ। अनुज, ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग।
बिल्कुल वीरू, देखिए क्लोज तो ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और किसी भी तरीके से आप इसको मास्क नहीं कर सकते हैं कि क्लोज ख़राब है। इनफैक्ट मैं एक बार वॉल पे जाऊँ ना, उससे पहले मुझे एक बार ज़रा निफ्टी का थोड़ा सा लंबा चार्ट दिखा दीजिए ज़रा, जस्ट टू मेक श्योर कि जो पॉइंट है वीकली, वैसे वीक में डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ नहीं क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अप डाउन किया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर आई थिंक ये काफ़ी ख़राब क्लोज रही मार्केट की। और आई थिंक मैं कैलकुलेट करना चाह रहा था कि पिछले कुछ महीनों में इन टर्म्स ऑफ क्लोज सबसे ख़राब क्लोज के हम कितना करीब रहे हैं, क्योंकि एक 23,024 की क्लोज थी 21 जनवरी को, तो सेकेंड वर्स्ट क्लोज इस पूरे फेज़ की रही है। उस दिन ध्यान रखिएगा हम 23,000 के भी नीचे फिसले थे वैसे, लेकिन क्लोज 23,084 पर हुआ था, आज का क्लोज 23,024 पर हुआ था, आज का क्लोज 23,086 पर। चलिए वॉल पर चलते हैं। और निफ्टी आईटी ने कुछ हद तक मामला बचाया, 170 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी बैंक करीब करीब आधा % नीचे था, लेकिन आज फिर दुखती रग थी पोर्टफोलियोज़। मिड कैप इंडेक्स 1.5% से ज़्यादा नीचे था, स्मॉल कैप 2.5% नीचे था, एडवांस डिक्लाइन देखिए ऑलमोस्ट 1:5 का था। तो फिर से एक बार पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को तगड़ी मार पड़ती हुई। सेक्टोरल हीट मैप लेकर आइए जरा, सेक्टर्स का की ब्रेड देखते हैं एक बार कैसी रही। निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी सिर्फ ग्रीन में रहे, उसके अलावा पीएसयू बैंकों में बड़ी गिरावट थी, ऑयल एंड गैस 2%, रियल एस्टेट 2.5%, फार्मा 2%, कैपिटल गुड्स 2.25%, ऑटो 1.5%। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी आज क्लियरली, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो बचा हुआ था, एक्सेप्ट जैसा मैंने कहा आईटी और एफएमसीजी कुछ हद तक डिफेंसिव। फार्मा 2% नीचे था क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज़ पर बड़ा सेलिंग प्रेशर आया था। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं एक बार। सबसे नीचे डॉक्टर रेड्डीज़, ट्रेंड में बड़ी गिरावट है, अब 4% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेस, महिंद्रा, बीपीसीएल, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल्स, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, रिलायंस ने बड़ा इंपैक्ट डाला, 1.5% नीचे। एचडीएफसी बैंक फिर 1% नीचे, एक्सिस बैंक में भी गिरावट थी, कोटक, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर थोड़ी सी गिरावट थी। निफ्टी को बचाया किसने? कुछ हद तक लीवर ने, करीब करीब 2.5% ऊपर। इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, ये कुछ स्टॉक्स रहे जिन्होंने निफ्टी को बचाने की कोशिश की। लेकिन एक ख़राब क्लोज। एक अच्छी चीज़ है लेकिन वीरू बस कि अगले 2 दिन मार्केट नहीं गिरेगा, क्योंकि अगले 2 दिन मार्केट नहीं है इसके लिए। बिल्कुल, सोमवार को 9:15 तक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अनुज, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो नहीं टूटेगा, मेरे को पक्का मालूम है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और छोटे से अंतराल के बाद CNBC आवाज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं मार्केट का पंचनामा अनुज के साथ, श्रेया के साथ। कोई प्रश्न हो निवेश संबंधी, बाजार की गिरावट में आपकी अप्रोच क्या हो, आप ज़रूर पूछें। आपसे अगली मुलाकात होगी सोमवार को सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार। एम्फेसिस, यहाँ मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ आशीष, एम्फेसिस को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। ठीक है, मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। हालांकि कल स्टॉक काफ़ी चला है 4% के करीब, लेकिन अगर आप इसका और थोड़ा सा लंबा चार्ट देखेंगे कंपेयर टू बाकी मिड कैप आईटी, इसने अंडर परफॉर्म किया है इस स्टॉक ने। आप पिछले 3 महीने का चार्ट देखिए फॉर एग्जांपल, इस स्टॉक ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी एस्टिमेट से कम है, लेकिन डील विन और पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है और कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग है मैनेजमेंट की, तो वो आई थिंक मार्केट शायद उस पर ज़्यादा तवज्जो दे। कल 200 डे मूविंग एवरेज से अच्छी बाइंग आई थी यहाँ पर, तो मैं कह रहा हूँ ये स्टॉक चला नहीं है पिछले 3 महीने से 6 महीने से, तो एक बार के लिए मैं सिर्फ इसको जैसे मैं कह रहा हूँ थोड़ा रिस्क लेके इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ। को हैरानी नहीं हुई कि इस तरीके से यहाँ पर रिकवरी आई है, तो इसके लिए मुझे फ्रैंकली हैरानी नहीं है। अब आप इसको चाहें तो कह दें कि कौन कॉल में चीज़ें पॉजिटिव आ गई इसके लिए आ गई, वो रिकवरी आनी थी एम्फेसिस में। फ्रैंकली आई एम नॉट सरप्राइज कि ये स्टॉक इस तरीके से यहाँ रिकवर हो रहा है। और पूरे अर्निंग सीजन में मेरे ख्याल से अगर सबसे ज़्यादा एक पैसा बना होगा किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में, तो वो एम्फेसिस बना होगा।